हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। मैं गुरबीर चौधरी आदिराज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने शुरू किया है प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके रिगार्डिंग आज आपका सेट नंबर 10 रहेगा, जिसके अंदर हम सोल्व करने वाले हैं यूपीएसआई का 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट 2017। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने अब से पहले जितने भी सेट हमने कराए हैं अपने सारे के सारे देख लिए होंगे, और आज आप सेकंड शिफ्ट को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, आप इसे बनाइए एक बार। श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है। ठीक है, श्रीदा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। ठीक है, अगर वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे काम पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। ठीक है, वर्क एंड टाइम से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। श्रेया, मैंने श्रेया को मैं लिख देता हूँ, श्रेया लिख दूँ हिंदी में भाई, है ना, क्योंकि दोनों ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, श्रेया, श्रेया के बारे में इंफॉर्मेशन है और श्रेधा के बारे में इंफॉर्मेशन है भाई मेरे पास। ठीक है, श्रेधा ही है ना, दूसरा नाम श्रीधा है, चलो एक ही बात है। ठीक है, अब मुझे पता है कि श्रेया जो है एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में, ठीक है, तो देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, दो तरीके हैं। या तो मैं क्या कर लूँ, इसे घंटों में चेंज कर लूँ, या फिर मैं इसे दिन में कन्वर्ट कर दूँ। तो दोनों तरीके काम करेंगे मेरे लिए, लेकिन मेरे ऑप्शंस ना घंटे में, तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस किसे दूंगा, घंटों में चेंज करने को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, एक दिन के अंदर 24 घंटे और 6 घंटे ये अलग से हैं। ठीक है, तो कितने घंटे आगे, 30 घंटे। श्रेया किसी काम को 30 घंटे में कर सकती है। मैं इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकता था क्या भाई, बताओ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि श्रेया किसी काम को 30 घंटे में कर सकती है, बताओ। अब बात आई श्रेदा की, अब श्रेदा की बात करते हैं, तो दो तो उसने दिन बोल रहे हैं पूरे, और 12 घंटे। ठीक है, तो 24 दूनी 48, 48 और 12 60, यानी 60 घंटे में श्रेदा कर सकती है। तो मैं क्या करूं भाई, मैं टोटल काम मान लूं कुछ ना कुछ। तो मैं काम क्या मान लूंगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे, यानी इन दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट मल्टीपल। ठीक है, तो मैंने लिया 60। तो आप मुझे एक बात बताओ, श्रेया किसी काम को 30 घंटे में कर सकती थी और टोटल काम 60 है, तो इसे करने के लिए 2 यूनिट पर घंटे करनी पड़ेगी उसे। श्रेया 60 काम करना है और 60 यूनिट करती है, मतलब ठीक है 60 ही दिन लेती है, तो 1 यूनिट पर घंटा कर रही होगी वो भाई। तो मेरे पास इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। ठीक है, अब देखो, अगर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क क्या है बताओ भाई एक बार, टोटल वर्क है 60। अगर ये दोनों मिलकर करने लग जावे तो भाई ये 2 करती है और ये 1 करती है, तो एक टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर ये 2 काम कर रहे होंगे भाई। तो यानी जब श्रेया एस प्लस एस, यानी श्रेया और श्रेयदा मिलकर काम करेंगे तो टोटल वर्क को कब निपटाएंगे, ये 60 काम 3 यूनिट से होना शुरू हो जाएगा क्या भाई। तो जब मैं इसे काटूंगा तो मुझे मिला 3 दूनी 6 और 20, है ना, 20 घंटे। तो मेरा यही फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये यूपीएसआई की पेपर के अंदर आपके सामने आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। ठीक है, ये देखिए, पॉइंट 222 को एक भिन्नात्मक में व्यक्त कीजिए, भिन्न में चेंज करना है इसे। ठीक है, बताओ कितने आसान आसान क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आए हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बात बता देता हूँ आपसे, कभी पॉइंट के बाद मान लो एग्जाम्पल के लिए 0.333, ये चीज ऐसे रिपीट चल रही है भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 0.3, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर मैं लगा सकता हूँ बार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, और बार हटाने का तरीका क्या है, जब 3 के ऊपर से अगर आपको बार हटाना है तो आप बार हटाने का एक 9 लगाओगे, तो इसका मतलब ये। अब ऐसे ही मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ 4 4 4 4, ऐसे ये सीरीज रिपीट चल रही है मान लो आपकी। ठीक है ना, ये रिपीट है, तो मैं इसका मतलब क्या है कि इसे बोल सकते हो 0.4 के ऊपर लगा दूंगा मैं बार। ठीक है, और अब बार हटाने का तरीका क्या है, जिस नंबर के ऊपर से आप बार हटाते हो उसके लिए एक 9 लगा देते हो अपॉन में, है ना, बटे में। अब ऐसे ही मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये मैंने समझाई, एग्जांपल्स मैंने अपनी साइड से दिए। ठीक है, अब मेरे सामने क्वेश्चन है 0.222, इस तरीके से सीरीज क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 0.2 के ऊपर बार लगा हुआ है, और मैं अगर बार को हटाऊं तो मैं बार हटाने के लिए 9 से डिवाइड करूंगा, तो 2/9। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरा आंसर है 2/9। ये मैंने एग्जांपल्स दिए थे, वरना क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है ओनली, है ना। तो बताइए भाई, मेरी बात आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन कहां से क्या है।
करिए भाई इस क्वेश्चन को एक बार आप। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपए और 5 साल में 1350 रुपए हो जाती है। ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसने क्या बोला, कोई कोई प्रिंसिपल था आपके पास, अगर आपने 2 ईयर के लिए उसको सिंपल इंटरेस्ट से दे दिया तो आपको मिला 1260 रुपए। ठीक है भाई, अब यही बोल रहा है कि अगर उस आपने ना 5 साल दिया होता तो यानी प्रिंसिपल को 2 साल तो ये और आगे भी फिर 3 साल की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक 5 साल पूरे करने हैं आपको, तो इसके आगे मतलब 3 साल रहे भाई, यानी कि 1260 तो 2 साल में मिल ही गया था आपको इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट। लेकिन अगर आगे भी 3 साल और मैंने दिया था तो मुझे मिल रहा होता कितना, 1350 रुपये। ठीक है, तो ये ना यहां से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि प्रिंसिपल क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये आपसे रेट पूछ सकता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप मुझे एक बात बताओ, यहां से तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, कुछ पता नहीं लग सकता कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, लेकिन मैं इसी चीज को इधर की साइड देख पा रहा हूं भाई। आप बहुत ध्यान से देखिए, मुझे पता है कि 3 साल में मेरा पैसा 1260 से 1350 हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ईच ईयर आपको सेम पैसा मिलता है ब्याज का। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, 1260 से 1350 हो जाने का मतलब क्या है कि आपको 90 रुपए ब्याज के मिले भाई। कितने टाइम के अंदर, 3 ईयर्स के अंदर। अगर 3 साल में आपको 90 रुपए मिल रहे तो 1 साल में कितना पैसा मिला होगा, 1 साल में आपको मिलता होगा भाई 30 रुपए। 1 साल में 30 रुपए मिला तो 2 साल तो आपका पैसा यहां पे भी रहा था ब्याज पे भाई। ठीक है, पी से आपका पैसा 1260 रुपए हो गया था। तो आप एक बात बताओ, यहां पे यानी 2 साल, तो 2 साल में आपको 60 रुपए मिले होंगे क्या भाई, 60 रुपए तो आपको यहां पे भी मिल रहे हैं। और आपको एक चीज पता लगेगी, 60 रुपए तो ब्याज है, तो यानी आपका प्रिंसिपल कितना था, 1200 रुपए। तो आपसे पेपर के अंदर प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल कितना है, 1200। अब प्रिंसिपल की हेल्प से हम निकाल देंगे अपना क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। ठीक है, तो आपको पता होगी आरटी बराबर क्या होता है, SI%। तो आप मुझे बताओ कि आपका रेट क्या आ रहा था। ठीक है, यही पूछा गया, टाइम बताओ पहले, 1200 से 1260 होने में कितना टाइम रहा भाई, उसने बताया कि 2 साल। आर के रेट से ब्याज कितना मिला, 60 रुपए 2 साल के अंदर। कितने पे मिला, 1200 रुपए पे। साधारण ब्याज प्रतिशत क्या होता है, जो ब्याज मिला है मूलधन पे, उसी SI% बोलते हैं जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 12 से मैंने 60 को काटा 5, तो मेरा आया 2R बराबर 5। तो R कितना आ गया भाई यहां से, 2.5%। ठीक है, तो यही चीज थी, मैंने बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल से आपको चीजें बता दी। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को करना है। यहां से आपसे 2 चीजें पूछी जा सकती है, रेट और आपका प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप ये क्वेश्चन करके दिखाओ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है क्या? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन करो भाई आप एक बार, है ना, करिए भाई से। एक्स और वाई दो दोस्त एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, चलिए, एक्स अपनी कार से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और वाई अपनी बाइक लेता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर जाता है। अगर एक्स ने सुबह 9 बजे शुरू किया और वाई ने 1 घंटे के बाद शुरू किया तो वे किस समय एक दूसरे से मिलते हैं? करो भाई से अपना ट्राई करो एक बार। करे भाई, देखो क्या बोल रहा, एक्स और वाई दो दोस्त हैं, है ना, एक्स और वाई दो फ्रेंड है आपके पास। ठीक है, ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे 500 किलोमीटर बताई गई है। ठीक है, एक्स और वाई एक दूसरे से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहां तक बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? एक्स अपनी कार से बी की ओर, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। एक्स ने अपनी कार उठाई और बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू कर दिया। ठीक है, ये चीज बोल ली इसने। बताइए सर, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? अब देखो, वाई अपनी बाइक लेता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर चलना शुरू करता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से गति से ए की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है भाई, हाँ जी। अगर एक्स ने सुबह 9 बजे, इसने देखो ये वाला है ना बंदा, इसने 9 बजे शुरू कर दिया था मॉर्निंग में। ठीक है, और इसने स्टार्ट किया भाई 1 घंटे के बाद। तो सबसे पहले आप एक बात बताओ, यानी ये बंदा 1 घंटा पहले चलना शुरू कर दिया था,
तो भाई ये जब इस बंदे ने स्टार्ट किया उससे 1 घंटे पहले ये चलना शुरू करेगा, तो ये 1 घंटा चलेगा तो 60 किलोमीटर की दूरी फिनिश कर देगा क्या ये? ठीक है, अब देखो ये बंदा 9 बजे चल दिया तो 10 बजे तक यानी पूरे 1 घंटे चलाए अकेला, तो ये 1 घंटे में 500 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर कम कर देगा क्या? आप देखो टाइम तो हो गया 10 बजे, अब 10 बजे का टाइम हो रहा है भाई, ये बंदा 1 घंटा ऑलरेडी चल चुका है, तो टोटल डिस्टेंस थी 500, तो 500 में से 1 घंटे में 60 किलोमीटर ये चल देगा, तो आपके बीच की अब डिस्टेंस जो बची है भाई 60 घटा दो, ये बचा 440। आपके बीच की डिस्टेंस अब 440 है। अब क्या हुआ, इस बंदे ने इधर से चलना शुरू कर दी, ये उसकी तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे की साइड जा रहे हैं ऐसे, यानी रिलेटिव स्पीड जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो जुड़ जाएगी। ठीक है, इसकी कितनी है 60, इसकी है 50, तो यानी जब रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी भाई तो ये 111 की स्पीड से ये वाली डिस्टेंस कवर हुई क्या? तो मैंने देखा कि 4 घंटे यहां पे लगे। ठीक है भाई, अब ये पूछ रहे कि किस टाइम पे मीटअप होगा, 10 बज रहे थे, 10 बजे के 4 घंटे बाद मीटअप हो जाएगा, ये मैंने 10 बजे में जोड़ दिया, तो 10 11 12 1 2, 2 बजे दोपहर, 2 बजे दोपहर में क्या होगा भाई मीटअप हो जाएगा। मैंने बिल्कुल डिटेल से एक लाइन लिख के बता दी ताकि आप इस चीज को विद अंडरस्टैंडिंग समझ पाओ। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन है कंप्लीट। ठीक है, 1 घंटा वो अकेला चलेगा तो मैंने उसे टोटल डिस्टेंस में से माइनस कर दिया, तो मेरे पास 440 की डिस्टेंस रहेगी। अब दोनों बंदे रिलेटिवली एक दूसरे की साइड जा रहे हैं। ठीक है, 60 और 50 की स्पीड से, तो 110 मेरी रिलेटिव स्पीड आ गई, 440 मुझे चलना है तो 4 घंटे और लगेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे। अब आपके सामने क्वेश्चन है भाई, ये मैंने प्रैक्टिस सेट में बार बार कराया आपसे, और मैंने इसका सेकंड फैक्टर भी आपसे बताया कि आप क्या चीज ध्यान रखोगे। देखो कभी भी जब एक संख्या 8, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 मिलता है। ठीक है, जब उसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा? मैंने क्या बताया था, अगर कभी भी इस 2 से आप सबसे पहले प्रायोरिटी किसे दोगे, आप इस 2 को पकड़ोगे, आप चेक करोगे कि 2 से ये 8 डिविजिबल है। ठीक है, अगर ये डिविजिबल है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर ये 2 से कभी 8 डिविजिबल ना हो तो आप इसमें फोर्थ ऑप्शन सी एंड डी भी ऐड करोगे, या तो आपको मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे जाए, बहुत रेयर चांस है कि ये चीज पूछी जावे, आपको ना बस ये रटा दिया जाए कि 2 से आप सीधा 3 को भाग देकर देख लो, पहले वाले से इसको आंसर मिल जाएगा 1, है ना। लेकिन इससे पहले आप एक बार नजर इधर भी दौड़ाया करो कि 2 से 8 डिविजिबल है क्या। अगर 2 से 8 डिविजिबल होगा तभी आप इसका आंसर 1 दे पाओगे, वरना इसका आंसर होगा सी एन डी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूं आपसे, क्या होगा, सी एन डी तो नहीं होगा क्योंकि 2 से तो 8 डिविजिबल है। अगर कभी भी 2 से 8 डिविजिबल है तो आप 2 से इसका जो पहली कंडीशन में रिमाइंडर बचा था ना उसे भाग दे लो, बस 2 ही कम 2, और ये 1 बचा है रिमाइंडर, और यही मेरा आंसर है। ठीक है भाई, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1। लेकिन आपको मैंने एक दूसरा विजन इसका दिया है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे, कभी भी ये गलती मत कर देना कि 2 से 8 में भाग जा नहीं रही है और आप एक आंसर लगा के भाग जाओ। ठीक है, ये चीज नहीं करनी कभी भी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेज सकता है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% से कम हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई, अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य को भेज सकता है। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में से लक्ष्य को भेजने में उसकी मारक दर क्या है? ये मिसलीनियस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब एक बात बताओ आप मुझे, जब मौसम तूफानी था तो यानी उसकी एफिशिएंसी कितनी घट जाती है? 20%। यानी कि अगर 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अगर वो बंदा नॉर्मली 5 लाख से हिट करता है तो तूफान आने की वजह से एक कम यानी 4 ही लाख से हिट करेगा क्या? ये बताओ, ये चीज आप सब समझ पा रहे हो भाई? अब उसने बताया कि मौसम तूफानी होने के कारण ना उसने 4 मतलब 196 बार हिट करा लक्ष्य को, तो मेरे हिसाब से तो वो 4 है, तो 4 की वैल्यू 196 है क्या भाई? ठीक है, अब देख लो 4 चौक 16, 4 8 32, 4 9 36, 1 यूनिट की वैल्यू आई 90, हाँ सॉरी 49। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 49 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? बताओ, 235। तो यानी कि इसने बताया कि अगर मौसम तूफानी ना होता ना,
नॉर्मल होता 5 ही चल रहा होता, ठीक है, एफिशिएंसी घटने के बाद 196 हो गया था ना हमारा क्षमता। लेकिन अगर मौसम सही होता, कोई दिक्कत ना होती, तो 5 होता भाई। और 5 की वैल्यू, जब 4 की वैल्यू 196, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी भाई, ठीक है। मैंने सही कर दिया, 245 होगा क्या ये? 9 बजे 45, 5 4 आगे गया, 5 चौक 20, हाँ ये मैंने गलत लिख दिया भाई, ठीक है, ये 245 होगा। बताओ भाई, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये देखो, अब ये बोल रहा है कि आपको पता लगा कि भाई 350 शॉट में से ना आप कितने लगा सकते हो, 245, जब आप नॉर्मल काम कर रहे होंगे, ठीक है, कोई तूफान वूफान आपकी जिंदगी में ना आए, ठीक है, तो आप ऐसे काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब मैं एक बात मुझे और बताओ, आप आपको चेक करना है कि 200, अगर आप 350 में से ना 245 हिट करते हो, अगर मौसम नॉर्मल है, तो आप 250 में से बताओ कितने हिट करोगे, ठीक है भाई, रेशो है सीधा। अगर 350 की वैल्यू है तो आपको 25 की वैल्यू बताए। मैंने देखा कि मैं जीरो से तो जीरो को काट दूंगा, पंजे पंजे 25, 5 सत्ते 35, अब 7 से आप इसे देखो, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, ठीक है, ठीक है भाई, ये मुझे मिला यहाँ पे, ठीक है। मैंने इससे भी काट दिया, 7 पंजे 35, अब कितना आया भाई, मैंने काट कैसे दिया, मैं दोबारा लिख देता हूँ भाई, मैं भूल गया मैंने किस किस को काट दिया। 350 में से मेरा आया था भाई कितना, 245 हिट करता था भाई मैं नॉर्मल, ठीक है। और अगर मुझे 250 शॉट मिले तो मैं चेक करता हूँ कि मैं कितने हिट करूंगा। भाई मैंने जीरो से जीरो को काटा, 5 से काट दिया 5, और मैंने इसे काट दिया 7 बार। अब मैं 7 से इसे काट देता हूँ, ठीक है, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, अब ये 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स के वैल्यू आ गया, पंजे पंजे 25, 2 5 तिया 15 16 17, 175 लग से हिट करूंगा। मैं भूल गया था मैंने क्या क्या काट दिया, 175 शॉट, ठीक है भाई। ये एक आसान क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। भाई उसने क्या करा, मौसम तूफानी दिया था और उसने नॉर्मल वाला पूछा मेरे से, ठीक है। अब ये बताओ ये कैसे करोगे, बढ़िया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसने पूछा कि y की वैल्यू दिस √2 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस पावर में, ठीक है। तो ये चीज आपसे पूछी गई, y की वैल्यू गिवन है और ये वाली वैल्यू आपसे पूछ ली गई, ठीक है। तो इसे आप ये बताओ, पहले मैं ये लिख सकूंगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ जो चीज मेरे से पूछी गई। ये आपको दिख रहा होगा वर्गांतर, तो वाई स्क्वायर माइनस 1/y², तो मैं इसे ना, ये चीज यही है क्या, पहले तो ये बताओ। आपको चीजों को पहचानना ज्यादा मैटर कर रहा है भाई, सबसे पहले तो ये चीज यही है क्या, है ना। ऊपर मैंने माइनस में ले जाके लिख रखा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो ये √2 है, तो मैं इसे वर्गांतर लगा सकता हूँ, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो भाई इस चीज की वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज पता लग रही है कि √2 का मल्टीपल होगा सब कुछ, तो सब ऑप्शन ही है, ठीक है। तब मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। अब y की वैल्यू ये है 3 + 2√2, है ना। 1/y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जी हाँ बिल्कुल, आप कंजुगेट की गुना करके आप इसकी 1/y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि भाई इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ और इसका करूँ तो मुझे एक का डिफरेंस अगर मिलता है, तो मैं इसका सीधा मान बोल सकता हूँ 2 - 2√2, ठीक है। आप कंजुगेट से गुना करके निकाल लेना, ठीक है भाई, प्रतिलोम अनुपात से गुना करके आप निकाल लें, तो मुझे y और 1/y ये चीज मिल गई भाई, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ √2, स्क्वायर करूंगा, अगर यहाँ पे रखूंगा वैल्यू को स्क्वायर करूंगा तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। तो y का मान कितना, 3 + 2√2 और प्लस 1/y यानी 3 - 2√2। अब मैं यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट के अंदर पुट करता हूँ भाई 3 + 2√2। अब देखो ये माइनस वाई करना है, तो ये -3 होगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 2√2। तो ये बताओ भाई ये वैल्यू आ जाएगी मेरे सामने। मैं देखता हूँ कुछ कटता है तो काट दूंगा, ये कट गया मेरा यहाँ पे और यहाँ पे कट गया मेरा 3, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला 3 3 6 √2 × 6 और मल्टीप्लाई मिलेगा 2 2 4√2, ठीक है। अब ये √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, 6 चौक 24 दूनी 48, ठीक है। मेरा फाइनल आंसर आ गया 48, ठीक है भाई, ये मेरा आंसर आ गया 48, ठीक है। बताइए भाई किसी को प्रॉब्लम है क्या यहां तक, कर लोगे आप। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन ये है, ठीक है। 3/5 की पावर x, है ना,
3/5 की पावर आपने लगाया x, और ये दिया हुआ है आपके पास 81/625 के बराबर है, ठीक है। तो आपको x बताना है कितना है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया भाई, ठीक है। तो करते हैं इसे एक बार। तो आप ये बताओ, मैं इधर वाली वैल्यू को, ये 3/5 की पावर x है, घातांक करने के नियम से क्या मैं कुछ लिख सकता हूँ 3/5 के फॉर्मेट में? बिल्कुल। ये ऊपर वाला क्या है, 9 का स्क्वायर है, यानी 3 की 4 बार गुना है, ठीक है। तो 3, ये 5 की 4 बार गुना है क्या? तो 3/5 की पावर 4 में से बोल सकता हूँ क्या भाई? क्योंकि 25 गुना 25 625, और 9 गुना 9 होता है मेरा क्या, 81। और 9 और 5 को मैं फिर से एक बार स्क्वायर लगाऊंगा तो मेरी पावर 4 बन जाएगी। और भाई x का मान पूछा तो x का मान 4 होगा, और यहाँ पे नहीं दिया तो आप ऑप्शन ई ऐड कर लेना भाई, 4, x का मान होगा 4, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। 3 घंटियां जो क्रम से 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती है, अगर मैं सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती है तो मैं एक साथ दोबारा किस समय बजेगी, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, वीडियो देख रहे हो आप, लेक्चर को बीच में रोको, सॉल्यूशन ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो चलाई और भाई रजाई के अंदर मुंह दिया और वीडियो देखते चले गए, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या है, अटेम्प्ट करना है चीज़ों को, तभी आपको पता लगेगा क्या चीज़ आप कर पा रहे हो, क्या चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए भाई, 3 घंटियाँ हैं मेरे पास, वो बजती है 30, 45 और 60 के गैप पे। तो अगर मुझे वो टाइम निकालना ना कि ये दोबारा कब बजेगी, तो मैंने कहा निकालूंगा एलसीएम, ठीक है। तो मुझे पता है कि 60, 45 और 30 का एलसीएम कितना होगा, इनसे कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो तीनों से डिवाइड हो जाए जिसके अंदर। तो मुझे पता लग रहा है कि 180 सेकेंड, 180 सेकेंड को जब मैं मिनट में बदलूंगा तो ये आ गया 3 मिनट के बराबर, ठीक है। 3 मिनट, यानी कि पहले कब बजी थी, 1 बजे, 1 बजे के 3 मिनट बाद, यानी 1 बजकर 3 मिनट पर दोपहर बज जाएंगे, ठीक है। एलसीएम मैंने कैसे लिया वो चीज़ एक बार आप देख लो। एलसीएम लेने का तरीका है, तो आप कॉमन मल्टीपल निकाल लो सबसे पहले कि भाई 15 आ गया, फिर इसका क्या हिस्सा बच गया वो चीज़ आप करो, या फिर आप देखो सबसे बड़ी संख्या मैंने पिक कर ली 60। अब मैं चेक करूंगा कि इस 60 के अंदर इसका कितना पार्ट आ गया, ठीक है। मैंने देखा कि 15 30 45 और 15 चौका 60, तो 15 गुना 4 तो इसके अंदर है, और उसका 15 हिस्सा यहाँ पे कवर हो गया, तो वहाँ पे 3 की कमी लग गई, तो मैंने 3 को ले लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि 30 60 के अंदर पूरा आ गया ऑलरेडी, तो मुझे पता लगा कि मेरा एलसीएम जो है 180 आया, ठीक है। और सेकंड में थी वैल्यू, तो 180 सेकंड, इसका मतलब 3 मिनट, ठीक है। 3 मिनट 1 घंटा 3 मिनट, मेरा फाइनल आंसर दोपहर में हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, अब ये मोड से क्वेश्चन है आपके सामने भाई, बहुलक का, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं बहुलक क्या होता है। कोई भी पैटर्न नंबर्स का लिखा हुआ है, रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा उसे आप बहुलक बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इसने बोला अगर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 62 है, यानी ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार इस सीरीज के अंदर रिपीट हुआ है वो 62 है, ठीक है। तो भाई आपसे पूछा गया तो एक्स के स्थान पर कौन सा पद होगा। मैं देख रहा हूँ कि भाई 62 पे मेरी नजर गई कि है कहाँ 62, ये रहा भाई। 62 कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 4 5, 62 मेरा 5 टाइम्स रिपीट है भाई। अभी तक x का मान मुझे अभी नहीं पता है। अब मैं देख रहा हूँ 63 मुझे और दिख रहा है कई बार रिपीट होता हुआ, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा कितनी काउंटिंग है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 बार है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये बोला कि 62 बहुलक है, ऐसा तो इस क्वेश्चन के 2 बहुलक हो जाएंगे भाई। तो इसका मतलब क्या है कि 62 है जो 63 से चाहे एक बार ज्यादा रहो, लेकिन ज्यादा तो जरूर होगा। तो यानी कि जो ये मिसिंग नंबर है, कहीं ये 62 ही तो नहीं है। जी हाँ, अगर आपको बहुलक बनाना है, क्योंकि 63 भी 5 बार आ गया, तो ये चाहे एक ज्यादा रहे लेकिन होगा ज्यादा। और ज्यादा होने के लिए क्या है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि ये जो मेरा x है ये 62 ही रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, x की वैल्यू 62 लगाई, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू 62 रही होगी तो ये 6 बार रिपीट हो जाएगा, तभी तो ये बहुलक बना होगा भाई। क्वेश्चन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग x बराबर 62 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे ये करेंगे भाई क्वेश्चन। करो इसे आप एक बार अटेम्प्ट। आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलो,
रवि और चिन्मय, आनंद और रवि और चिन्मय, ठीक है भाई, इस काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। जबकि चिन्मय और आनंद उसी काम को कितने दिन में भाई, 48 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा क्या है मेरे से, रवि अकेले कितने दिन में करेगा, रवि पूछा है कि अकेले रवि कितने दिन में करेगा, ठीक है, ये पूछा गया है। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि काम क्या करना है, ठीक है। तो काम पता करने के लिए आप लोग इनका एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे, मैंने देखा कि सबसे बड़ा नंबर मैंने पिक कर लिया 48। अब मैं देख रहा हूँ 16 का 16 3 48, 16 पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया। अब मैं देखा 12 चौक 48, 12 भी पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया, ठीक है भाई। 48 काम करना है और आप 12 दिन अगर ले रहे हो तो आप पर डे 4 काम करते होंगे क्या। 48 काम करना है, अगर आप 16 दिन लेते हो उसे करने के लिए तो आप पर डे 3 काम करते हो क्या। 48 काम करते हो और 48 ही दिन लेते हो तो इसका मतलब आप पर डे 1 काम करते हो क्या। तो मैंने पर पर्सन की एफिशिएंसी अलग अलग निकाल दी, अलग नहीं निकाल ली अभी, मतलब दो दो के जोड़े में निकाल दी, ठीक है भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मेरे पास आनंद भी 2 बार है, चीन में भी मेरे पास 2 बार है और रवि भी मेरे पास 2 बार है, 2 बार है ना। तो मेरे पास क्या है इधर से, अगर मैं इधर जोड़ूंगा फिर 4 3 और 1, 4 और 3 7 और 1 8, यानी 2 बार मेरे पास सारे हैं। तो अगर मैं एक बार लूं रवि और आनंद और चिन्मय को, इसके पास इधर 2 से मल्टीप्लाई है और इधर भी मेरा 8 आ गया, तो उस 2 से मेरा 8 कट जाएगा क्या भाई। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, देखो समझ लो, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। ये सब 2 बार आ गए तो मैं ऐसे लिख सकूँ रवि आनंद चिन्मय को, और मुझे पता लगा कि इधर मेरा 8 आया, इससे मेरा ये 8 कट जाएगा। तो रवि आनंद और चिन्मय जो मेरे पास है ना, बस थोड़ा क्वेश्चन लंबा दिखना शुरू हो जाए लेंदी, वरना चीजें थोड़े से स्टेप आपको गायब करने जरूरी है, लेकिन मैंने लिख के दिखा दिया भाई, ठीक है। रवि आनंद और चिन्मय की एफिशिएंसी 4 आ गई, मैंने निकाल ली, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ रवि चाहिए। तो अगर मुझे खाली रवि चाहिए तो मैं आनंद और चिन्मय का पता होना जरूरी है क्या। अब देखो कहाँ पे आनंद और चिन्मय, ये रहे आनंद और चिन्मय, इनकी एफिशिएंसी है 1, और तीनों की मिला के है मेरे पास 4, तो इनकी तो 3 आ गई एफिशिएंसी। तो इसका मतलब हाँ, आनंद और चिन्मय की सॉरी 1, इस इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी 1 आई भाई, ठीक है। और टोटल 4 है, तो इसका मतलब रवि की 3 रही होगी क्या। तो मैंने रवि की एफिशिएंसी निकाल दी इंडिविजुअली, रवि की एफिशिएंसी 3 है। तो मुझे सारा काम रवि से कराना भाई, रवि करेगा भाई, है ना। मैं बिल्कुल लिख के दिखा रहा भाई, आप पेपर के अंदर ये चीजें सारी गायब कर दियो, कुछ नहीं लिखना आपको, ऐसा ज्यादा से ज्यादा स्टेप को खा जाना है आपको, ठीक है। 48 काम करना आपको 3 की एफिशिएंसी थे, तो 3 से जब आप 48 को काटोगे तो 16 3 48, ठीक है। तो 16 है आपका आंसर फाइनल, 16 दिन लगेंगे भाई, ठीक है। मैंने पूरा स्टेप वाइज हर एक चीज लिख के दिखा दी, आप ज्यादा से ज्यादा स्टेप गायब करने की कोशिश करोगे। ये देखिए भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। ये देखो एक सीरीज है आपके सामने लिखी हुई, ये 201 202 203 204 205 206, इस तरीके से 260 तक रिपीट हुई, ठीक है। और ये बोले कि 9 से विभाजित है किया जाता है तब शेषफल ज्ञात करो। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है। 9 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि आपके पास जो भी नंबर है आप उन नंबर को जोड़ो सारों को, डिजिट्स का सम करो। अगर आप डिजिट्स का सम जब निकाल लोगे, अगर वो 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है तो आपकी पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी, अगर ऐसा नहीं है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 9 से डिविजिबल तो नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि शेषफल बताओ और शेषफल में 0 ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि 9 से डिविजिबल संख्या नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो अब सबसे बड़ा टास्क है, क्या मैं इस चीज़ को जोड़ सकता हूँ किसी तरीके से। जी हाँ, अगर आपको योग का फॉर्मूला पता है तो आप इसे इजीली जोड़ पाओगे, ठीक है। मुझे पता है कि ये संख्या ऐसे है 200, कोई पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं आप इसके अंदर जोड़ने का तरीका, 201 202 203 204 205 206, ये एक सीरीज है भाई, एक एक बढ़ता जा रहा नंबर, ठीक है। तो आपको इसको जोड़ने का तरीका, 2 फॉर्मूले आप याद रखोगे योग के, किसी भी सीरीज के। समांतर श्रेणी, देखो डिफरेंस 1 है ना हर कंडीशन में, समांतर श्रेणी को जोड़ने के फॉर्मूले होते हैं। 2 फॉर्मूले मैं आपसे बता देता हूँ, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लगा लोगे, n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो नंबर्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। ये 2 तो आपको पता ही है, एक है प्रथम पद है, और n-1 नंबर ऑफ टर्म्स -1, और डी होता है मेरा सारवांतर। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हर एक बार एक का डिफरेंस है, यानी डी इज इक्वल टू डिफरेंस, ठीक है भाई। तो एक तो फॉर्मूला ये होता है, लेकिन अगर कभी आपको आखिरी का अंक पहले से ही पता हो और पहला अंक पता हो तो आप इससे भी थोड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, Sn बराबर n/2, तो ऐसे ही होगा, और आप लगाओगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद, लास्ट पद, फर्स्ट पद
लास्ट पर, ठीक है। आप इस तरीके से यूज कर लोगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं दोनों से आंसर निकाल सकता हूँ वैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे पद नहीं पता तो मुझे पद निकालने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक के सीरीज के बाद रिपीट है तो 1 से 60 तक है तो मुझे ऑलरेडी पता है। लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आप क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ टर्म्स। कभी ज्यादा का डिफरेंस हो तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालनी, ठीक है। और लास्ट अंक आपको पता हो तो आप लगाओगे L माइनस ए, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, इसके अपॉन में आप डिफरेंस करोगे R प्लस 1 कर दोगे। ये तरीका है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, नॉर्मली मुझे पता है कि 1 से लगा के 60 तक है तो मेरी 60 ही टर्म रही होगी, तो मैं जोड़ता हूँ भाई 60/2 यानी n/2 कर दिया मैंने। 201 प्रथम पद है मेरा और अंतिम पद मेरा कितना है 260। तो जब मैं जोड़ रहा हूँ तो मुझे मिला 461 और 2 से जब मैं इसे काटूंगा 30 मिला मुझे भाई, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि 0 3 6 3 18 8 4 3 12 और 1 13, तो मेरा टोटल सम आया ये। अब इसे 9 से डिविजिबल कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि 9 से डिविजिबिलिटी चेक हो रही है। आपको पता है नहीं डिविजिबल है तो आप देखो रिमाइंडर कितना बचेगा, जो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा जितना टोटल वही बचेगा। 3 और 1 4, 5 6 7 और 8 और 7 कितना हो गया 15। अगर ये टोटल 15 हो गया तो आप इस सम को ही भाग दे लो बस 9 से। आपको 9 से भाग दिया तो 6 आंसर आपको ऑलरेडी आ गया। लेकिन आप फिर भी करके देख लो, 9 एकम 9, ताकि आप समझ पाओ मैं क्या बताना चाह रहा। 6, ये 6 रिमाइंडर है बस, ठीक है भाई। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपसे चीजें दिखा दी, सारी की सारी क्वेश्चन के अंदर क्या रही है कंडीशंस, ठीक है। आपने सीरीज बना समझ के उसे जोड़ दिया और आपको जोड़ के पता लगा कि आपका 13,830 आ गया, ठीक है। और आपने जब 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर दी तो 9 से आपने डिवाइड कर, तो आपको पता कि 15 बचेगा। और जब 9 से आपने 15 को मतलब सम डिजिट्स आया 15, तो आपने 9 से डिविजिबल चेक करा तो भाई ये 6 आ गया और ये आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप। दो समरूप त्रिकोण, पहले त्रिकोण की भुजाएं 2 3 और 7 2 3 फोड़ दिया आपसे। देखो मेरे पास ना दो त्रिभुज है, ये बताया कि समरूप है। समरूप मतलब सिमिलर है। अब इसकी भुजाएं इसने बताई है, ठीक है। मैं छोटा बड़ा से आप इग्नोर करिए, उसी से फर्क नहीं पड़ रहा है अभी कुछ भी। तो 2 3 और 4 इसकी भुजाएं तो ये दी हुआ है आपसे भाई। और ये वाला त्रिभुज बताया कि समरूप है, इसका बताया आपसे पेरीमीटर, ठीक है। तो आप एक बताओ जब ये समरूप है तो इसका पेरीमीटर निकाल लो आप। 4 5 6 7 8 9, इसका पेरीमीटर मेरा 9 आ रहा और इधर दिया 81, ठीक है। तो नम नम 81 यानी हर एक भुजा 9 मल्टीपल चल रही होगी क्या अपने आप में, ठीक है। तो भाई ये जो 2 दिख रहा ये तो होगा 18, जो 3 दिख रहा है ये होगा 27 और जो 9 दिख रहा है ये होगा 36। तो कौन सी भुजा 18 27 और 36, 18 27 और 36, ये रहा मेरा सेकंड ऑप्शन, ठीक है भाई। आप इसे ऐसे करोगे और आप निकल लोगे आगे की तरफ। ये देखो थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो आप इसे कर पाओगे। करो भाई से एक बार आप अटेम्प्ट करिए भाई से। प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाए जिनका जन्मदिन अधिवर्ष लीप वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन हुआ हो। करिए भाई से क्वेश्चन को आप एक बार अटेम्प्ट। देखो भाई ये बोला है कि प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए, ये बोला कि एक लीप ईयर है, हर एक मतलब पर डे इक्वल नंबर ऑफ चाइल्ड जन्म ले रहे हैं भाई कहीं पे, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, मैंने मान लिया कि डेली एक बच्चे का जन्म होता है, तो भाई आपके पास 366 दिन है क्योंकि एक लीप ईयर है, ठीक है। 366 डेज है क्या आपके पास। अब आप एक बात बताओ, इसने पूछा है कि भाई 360 डेज 366 दिन आपके पास रहे होंगे क्या। तो यानी आपके पास पर डे, अगर मैंने मान लिया अपनी साइड से कि एक ही बच्चे का जन्म हो रहा, तो इतने बच्चों का टोटल जन्म हुआ हो क्या। इसने क्या पूछा, प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाए जिसका जन्म अधिवर्ष, यानी इसने पूछा कि वो एक दिन होता है ना जो एक्स्ट्रा, उसमें जो जन्म हुआ ना उस दिन जन्म लेने वाले बच्चों का प्रतिशत बताओ कि पूरे साल से कितना बैठ रहा है एक लीप ईयर से। तो भाई 366 दिन है, नॉर्मली 365 होते हैं, तो एक दिन मुझे एक्स्ट्रा मिला, तो डेली एक बच्चे का जन्म हो रहा तो वहां पे एक ही बच्चा जन्म लिया होगा क्या।
और टोटल डेज कितने हैं 366। तो आपको यही बताना कि ये एक 366 का कितने परसेंट है। तो आप भाई एक बात बताओ, ऑप्शन भी आपके किस तरीके से दिए हुए हैं आप देख लो, ठीक है। अगर आप थोड़ा माइंड और ऑब्जर्वेशन यूज कर पा रहे तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर भी है, ठीक है। तो मैं क्या चीज देख रहा भाई, मैं ना अपने दिमाग से करूंगा, अपने विवेक से इस क्वेश्चन को। आप देखो 1/, मैं ना इसे 400 मान लूँ पूरा, मैंने नीचे वाली संख्या को बड़ा मान लिया, ठीक है। अब मैं 400 क्या लिखता हूँ, 4 गुना 100, ठीक है भाई। मैं 400 क्या लिख सकूं अपने माइंड से, 4 गुना 100 मैंने अगर इसे लिख लिया। तो आप मुझे एक बात बताओ अब कि ये 1/4 अगर रहा होता, ठीक है, तो ये मुझे 25% मिलने वाला था क्या भाई आंसर, ठीक है। अब ये बताओ ये 25% कब मिलता मुझे, जब ये 1/4 होता। लेकिन मैंने तो नीचे वाली संख्या को बड़ा कर रखा भाई, बड़ा करा मैंने नीचे वाली संख्या को, अगर मैं बड़ा करता जाऊंगा तो मेरा आंसर छोटा आना शुरू हो जाएगा ओवरऑल रिजल्ट। तो ये 25 है ना, ये छोटा रिजल्ट है, ठीक है। यानी मेरा जो भी रिजल्ट रहा होगा 25 से थोड़ा सा बड़ा रहा होगा, ठीक है। और एक बात देखो, अभी आपने 100 को तो इग्नोर ही कर रखा भाई, ये दो जो 100 है 2 जीरो उधर जंप करा देगा, 1 0 2 0, यानी 0.25% से मेरा आंसर थोड़ा सा बड़ा रहा होगा, ठीक है भाई। मैं देखता हूँ 0.25 से मेरा बड़ा आंसर कौन सा है। देखो ये तो बहुत छोटा है, क्योंकि पॉइंट के बाद भी 0 है। ये भी बहुत छोटा आंसर है, ये तो बड़ा आंसर है। अब देखो 0.25 उससे बड़ा ही तो होगा 0.27, तो ये मेरा आंसर लगाऊंगा मैं, और भाई मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया इसी के साथ। ये क्वेश्चन दिखने में कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स आई है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैंने क्या करा भाई, मेरे ऑप्शन बहुत दूर दूर थे, तो मैं बहुत ज्यादा सेफ खेला मैंने इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने 1/366 को मैंने मान लिया 400, 1/400 बन गया। 1/4 का मतलब कितना बनेगा मेरा 25%। 25% मेरा कैसा आंसर होगा, मैंने नीचे वाली चीज को बड़ा करा, क्योंकि 366 नहीं, 400 नहीं 366 था, तो मैंने नीचे वाली चीज को बड़ा करके लिखा। बड़ा करके लिखूंगा तो मेरा आंसर ओवरऑल रिजल्ट छोटा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बटे में बड़ा लिख रहा हूं भाई मैं, है ना। क्योंकि मैं 100 को अगर 25 से भाग दूं या फिर एक बार 50 से भाग दूं, जब मैं बड़ी संख्या से दे रहा हूं तो मुझे 2 मिल रहा है, छोटी संख्या दे रहा हूं तो 4 मिल रहा है। तो मैं नीचे वाली चीज को जितना बड़ा करता जाऊंगा मेरा रिजल्ट उतना ही छोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि 25% आता, लेकिन बटे में 100 को मैं जब ध्यान दूंगा तो ये उधर चला जाएगा, 2 जीरो और जंप हो जाएगी। तो 0.25% जब होता, जब ये सच में 400 होता, लेकिन मैंने तो बड़ा करके लिख रखा, तो यानी मैंने बड़ा करके लिखा तो मेरा आंसर थोड़ा सा छोटा आया होगा। लेकिन अब मुझे जब असली आंसर लगाना तो मैं थोड़ा सा अपने आंसर से बड़ा लगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये करा और मैंने कुछ नहीं करा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर फंस गए, आपने टाइम लगा दिया तो मामला खराब हो जाएगा भाई। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करो आप एक बार। 65 लोगों के एक समूह में 40 लोग क्रिकेट खेलते पसंद करते हैं और 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलना पसंद है, ठीक है। स्कूल में हर कोई दो में से कम एक खेल को पसंद करता है, यानी ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो किसी भी खेल को पसंद नहीं कर रहा है। प्रत्येक बच्चा किसी ना किसी खेल को पसंद जरूर करेगा, ठीक है। कितने लोग टेनिस पसंद करते होंगे, ठीक है, टेनिस पूछा उसने भाई, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैंने बनाया, ये लीजिए भाई आपको एक मैंने गोला बना दिया, ये डिनोट कर रहा है किसको, क्रिकेट वालों को। ये सारा गोला क्रिकेटर का है भाई, ठीक है, ये क्रिकेटर्स लोग हैं भाई सब, है ना। अब मैं बनाता हूँ अपना सेकंड गोला भाई, ठीक है, बहुत ध्यान से देखियो। ये जो मेरा गोला है ये टेनिस वाला है भाई, बंद कर दो इसे एक बार। टेनिस वालों का गोला ही है मेरे पास, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये जो है ये कॉमन गोला है क्या भाई, इसमें ये वाला जो बीच वाला गोला है मेरा, आप बताओ ये वो गोला आ गया क्या जिसमें दोनों लोग हैं भाई, है ना। ये वाला गोला जो है मेरा, ये वाला ध्यान से देखियो, ये दोनों में है आ गया क्या, ये दोनों में कॉमन हो गया क्या, यानी वे लोग रहे होंगे जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब मेरी बात समझो बहुत ध्यान से, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इसने बोला 65 लोग टोटल है, 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है। अब देखो किसी को अगर केवल क्रिकेट पसंद है ना, तो भाई क्रिकेट का कौन सा है, ये वाला पोर्शन ओनली क्रिकेट को डिनोट कर रहा है क्या भाई, ये इधर वाला ओनली क्रिकेट, क्योंकि जो इसके अंदर आ गया तो क्रिकेट और टेनिस वाला बन जाएगा। तो 40 लोग ऐसे हैं जो ओनली क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखो इसने आगे क्या बताया, 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस, यानी बीच वाला डाटा, ठीक है। 10 लोग ऐसे हैं जिन्हें क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है भाई, समझ रहे हो आप मेरी बात को। जिन लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है वो कितने लोग हैं, 10 लोग। तो मैंने लिख दिया 10 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। चलिए
अब इसने मेरे से क्या पूछा, इसने बता रहा है कि टोटल लोग तो मेरे पास कितने हैं भाई, 65 है, 40-50 लोग कवर हो गए, ठीक है, तो 15 लोग मेरे कहीं ना कहीं यहाँ पे रहे होंगे क्या, मेरे 15 लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे रहे होंगे क्या भाई, मैंने लिख दिया ये 15 लोग मेरे यहाँ पे रहे होंगे। टोटल लोग मुझे पता लगे कि भाई 65 अब कवर हो गए, ठीक है, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो किसी भी क्रिकेट खेल को नहीं पसंद कर रहा है, ठीक है, तो वो डाटा ऑलरेडी जीरो है। अब इसने मेरे से क्या पूछा, कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं, तो टेनिस पसंद करने वाले लोग ये आ गया, ठीक है भाई, ये समझाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, वरना वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, तो 25 मेरा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन का, ठीक है। अगर ये पूछ लेता कि ओनली टेनिस, कि सिर्फ क्रिकेट, सॉरी सिर्फ टेनिस खेलने वाले बताओ, तो फिर मैं इस वाले ग्राफ को आंसर दे रहा होता, इधर इधर वाले को, है ना, ये जो इधर वाला पोर्शन है ना, फिर मैं इसे अपना आंसर दे रहा होता, फिर मेरा आंसर 15 होने वाला था, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और भाई ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चनों में से एक है, डाटा इसका अपने आप में गवाही दे रहा है इसकी भाई, ठीक है, आप इसे करो एक बार, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से और फिर करो आप अटेम्प्ट, इसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो आप। कर लिया भाई आपने ट्राई से, चलिए करते हैं फिर, है ना। देखो भाई क्या बोल रहा है, अमीन, बासा और चीज, तीन लोग हैं, मैं ए बी और सी लिख देता हूँ इसे, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, अमीन बासा और चीज मैंने ए बी सी में लिख दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, किसी काम को क्रम से 90, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, 90, 45, 40 और 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं इनकी कोई ना कोई एफिशिएंसी मानूंगा सबसे पहले तो भाई। तो मैंने जब एफिशिएंसी निकाली तो मैंने ले लिया 90 को अपने साथ, ठीक है, मैंने देख लिया कि 90 मैंने ले लिया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या इसके अंदर आ गया इसका 10, देखो समझो बात को, मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ रफ काम करके, तो इसके अंदर आ गया 10 गुना 9, मैं धीरे धीरे सिखाता चलूंगा चीजें आपसे, तो 10 गुना 9, ठीक है, और ये क्या है, ये है मेरे पास 4 गुना 10, तो इसका 10 कवर हो गया, यानी मेरे पास 4 की कमी है क्या, तो 9 चौक 36, अब बन गया 360, अब 12 में 12 तिया 36, 12 पूरा का पूरा इसके अंदर ऑलरेडी कवर है, तो मुझे क्या पता लगा, मुझे अपना एलसीएम मिला 9 चौक 36, 360, ठीक है भाई, मेरा एलसीएम आ गया 360, यानी टोटल वर्क 360 है, ठीक है, तो एफिशिएंसी जब मैं निकाल लूंगा 9 चौक 36, तो ये तो 4 आया, ये 9 आ गया, इसकी आ गई 30, अमन बासा और चीज, मैंने तीनों की एफिशिएंसी आपके सामने निकाल दी, ठीक है भाई, अमीन बासा और चीज की। तो अब ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा, ठीक है, और अपने परिश्रमिक के रूप में 240 रुपये प्राप्त करते हैं। देखो उसने बोला कि एक दिन में एक बंदा काम करेगा, तो पहले दिन कौन आया, ए, दूसरे दिन आया बी, तीसरे दिन आया सी, तो भाई 3 दिन इन्होंने काम करा, तो मुझे पता लगा कि 3 डेज के अंदर ये कितना काम निपटा गए, 9 और 4 13 और 30 43, 43 काम ये कर लेंगे भाई, है ना, यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि लगभग ये 8 मल्टीपल, अगर ये क्या करे भाई, एक साइकिल पूरी करने में 3 दिन लग रहे हैं और 43 काम ये कर रहे हैं, तो मैं लगभग पहुंच रहा हूँ कि 8 8 या 24, हाँ, मैं अगर 9 साइकिल बनवाऊँ तो भाई कितना बैठेगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्या, 43 नंबर में चेक करता हूँ एक बार, मुझे साइकिल चेक करनी कितनी बनेगी, 9 या 27, 7 2 9 चौक 36 37 38, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 8 ही साइकिल में बना पाऊंगा अपनी ऐसी, तो ठीक है, तो भाई अगर ये ऐसे 8 साइकिल्स बना मैं अपनी, मैं चेक करा मैंने 43 से 360 से छोटा रखना मुझे वैल्यू को, और मैं कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर पा रहा हूँ, ठीक है, 8 या 24 4 2 8 चौक 32 33 34, है ना, तो भाई 334 काम हो पाया मेरा, जब मैंने इसको 8 गुना करा तो मुझे इधर डेज भी 8 गुने करने पड़ेंगे, तो 8 या 24, ठीक है,
24 तो दिन हो गए मेरे भाई, क्योंकि 3 की एक साइकिल बन रही है आपके, ठीक है, और आपने 334 काम अपना पूरा कर दिया। अब फिर क्या है, पैटर्न वैसे रिपीट होगा। अगले दिन कौन आया भाई, दिन तो एक बढ़ेगा, लेकिन करने के लिए कौन आया, ए, तो ये 4 काम करके फिर से भाग जाएगा। फिर अगले दिन कौन आया, दिन तो एक बढ़ेगा, लेकिन ये क्या है, 9 काम करके भाग जाएगा, ठीक है भाई। अब आप एक बात बताओ, कितना काम आपको ऑलरेडी हो गया, 9 और 4 13 और जुड़ गया 334 में, ठीक है। 13 मैंने क्या कर दिया, और जोड़ दिया, 4 और 3 7, 3 और 1 4 और 3, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई मेरा 347 काम अभी तक हो चुका है। क्या 47 ही बैठेगा क्या भाई, ये 3 8 3 24 4 2 8 चौक 32, 33 34 गलत कर दिया मैंने भाई, ये थोड़ा गलत लिख दिया। ये देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। 8 3 24 4 और 2 कैरी गया, 8 चौक 32 33 34, तो 344 काम हो गया था मेरा ऑलरेडी, ठीक है। और भाई 4 और 9 ये मैंने फिर से कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया 357 है ना। एक मिनट भाई, मैं सारा ही दोबारा से कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने क्या क्या लिख दिया। आप ये देखो, आप ये चीज़ पहचान पा रहे हैं क्या भाई, ये देखो आप, यहाँ से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। मैंने देखा कि 3 डेज की साइकिल के अंदर मैंने 43 काम कर दिया, तो अगर मैं 8 साइकिल्स पूरी कंप्लीट करूँ तो 8 3 24 4 2 कैरी गया, ठीक है। 8 चौक 32 33 34 है ना, 8 3 24 4 2 कैरी, 8 चौक 32 33 34 है ना, तो 344 काम मेरा हो गया भाई, 344 है ना। और ये मेरी 8 साइकिल बनी, तो 8 3 24, 24 दिन के अंदर मैंने क्या कर दिया भाई, 344 काम निपटा लिया अपना, ठीक है। फिर अगले दिन 4 आया, ठीक है, और फिर अगले दिन फिर से 9 आया, तो यानी एक एक दिन काम कर गए दोबारा फिर से, ठीक है। 24 25 26 इतने दिन में मेरा काम कितना हो लिया भाई। अब मैंने देखो 344 में मैंने 9 और 4 13 काम मेरा और निमट लिया, 4 5 7 4 और 1 5 और 3, तो मेरा 357 काम ऑलरेडी फिनिश हो गया भाई, ठीक है। 357 काम अगर मेरा होगा, दिन कितने लगे, 24 25 26। अब देखो काम बचा हुआ है 3, ठीक है। इसे करने के लिए कौन आएगा बताओ, ये आएगा भाई, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी तो 30 है भाई, ठीक है। 30 बंदे की एफिशिएंसी है, और ये 3 काम करने के लिए आया, तो टाइम कितना लेगा आप बताओ, 3 काम करने में 3/30 यानी 1/10 टाइम लेगा, तो इसने लिया 1/10 टाइम भाई। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या, मुझे क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है भाई, कहीं पे गड़बड़ होने के चांस जरूर है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब ऐसी कहानी रही, अब ये मेरा पूरा काम हो गया क्या, 9 और 4 13 14 15 16 13 16, ठीक है। 360 काम मैंने करवा दिया अभी। अब दिन कितने लगे, 24 25 26, 26 सही 1/10, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अमन बासा और चीज की बात मैं करता हूं, ठीक है। इनके हिस्से में कितने कितने दिन आ गए, देखो 8 दिन तो सबके हिस्से में 24 में से आ गए भाई, 8 दिन इसके हिस्से में आ गए, 8 दिन इसके हिस्से में आ गए, और 8 दिन इसके हिस्से में आ गए यहाँ से, ठीक है। चलिए भाई, अब आप देखो इसके हिस्से में अमन आया, फिर से इसके हिस्से में 1 दिन और आ गया, इसके हिस्से में फिर 1 दिन और आ गया, लेकिन इसके हिस्से में क्या आया भाई, इसके हिस्से में 1/10 दिन, ठीक है। तो मैं भाई देखता हूँ, 8 और 1 9 दिन आए इसके हिस्से में टोटल, और 9 दिन इसके हिस्से में आए भाई, ठीक है। 8 सही 1/10 इसके हिस्से में, 10 और 80 और 81/10 इसके हिस्से में आए टोटल, ठीक है। तो ये तो इनके डेज आ गए भाई, ठीक है। और इनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे इनकी हिस्सेदारी पता लग जाएगी क्या। अब इनकी एफिशिएंसी देखो आप, 4 9 30, भाई ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसे ना मैं, मुझे लगता है कि मुझे बाद में करना चाहिए, 9 चौक 36 और 9 9 81, और ये देखो मेरा जब मैं 30 की एफिशिएंसी से, चलो मैं चेक कर देता हूँ, 81/10 काम करूँगा तो ये कट गया, और 3 ही का मेरा 3 और 8 3 24 है ना, तो 243, तो टोटल काम मेरा ये बैठ गया भाई, इस हिस्से में बटेगा 243 और 81, और इसमें 36 में जब जोड़ूंगा 6 7 7 और 3 10 0, 8 9 10 11, 11 और 4 15, ठीक है। 11 4 15 और 1 इधर से 16 का 6, और ये 360 आया भाई, है ना। अब मेरे 360 की वैल्यू उससे कितने के बराबर उसके 240 के बराबर है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो भाई 360 बटन था, है ना। अब मैं कहाँ पे लिखूं भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से 360 बटन था, लेकिन उसने बताया 240, ठीक है। किसका पूछ रखा, प्रत्येक व्यक्ति का। पहले वाले का कितना है, 9, यानी मुझे 9 की वैल्यू बतानी है यहाँ पे,
तो मैंने 0 से 0 काट दिया। अब मैं किससे काट दूं? 6 से काट दूं। छंग छंग 36, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। ये भाई गलत हो गया क्वेश्चन है ना, इसे मैं दोबारा से रीअटेम्प्ट करूंगा, अभी आगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो, मैं बाद में देखता हूँ, इसे पहले आप आगे करके आओ। इस क्वेश्चन को अभी दोबारा से देख लेंगे भाई एक बार आगे, क्योंकि उसमें अगर कोई मिस्टेक होगी ना तो सारा माहौल खराब हो जाएगा। एक घोल में सिरका और पानी है, ठीक है, 5 और 3 के अनुपात में। देखो भाई, सिरका है और पानी है, और घोल का कितना हिस्सा निकाल कर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए, जिससे कि घोल में सिरका और पानी की बराबर मात्रा हो जाए, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन से करो तो सबसे आसान पड़ेगा आपको। देखो भाई, सिरका और पानी 5:3 के अंदर है, ठीक है। तो यानी मैंने देखा कि 8 टोटल है, 8 के अंदर 5 क्या है? सिरका है। तो मैं सिरके पे भी एलिगेशन लगा सकता हूँ, पानी पे भी लगा सकता हूँ। तो मैंने देखा कि भाई 5/8 होना मतलब क्या है? 1/8 का मतलब 12.5 हुए, और ये उसका 5 गुना है, तो 12 पंजे 60 और 5 5 25, 2.5 ये आ गया। तो ये 62.5% मेरा क्या है? पहले मिश्रण के अंदर सिरका है। पहले वाले मिक्सचर के अंदर सिरका कितना है? 62.5। अब देखो, घोल का कितना हिस्सा निकाल कर उसकी जगह पानी मिलाया जाए, ठीक है। अब देखो, जब आप पानी मिला रहे तो सिरका तो आप नहीं मिला रहे होंगे, तो जो आप लेके आए नई क्वांटिटी आप एक्सचेंज कर रहे हो, उसके बाद आप 0% सिरका लाए, और रिजल्टेंट क्या बना? उसकी जगह मिला दिया, तो उससे घोल में सिरका और पानी बराबर हो जाते, यानी 50-50% बराबर हो जाना, मतलब आधा हो जाना। तो अब सिरका 62 होता था कभी, लेकिन अब 50% रह गया भाई, ठीक है। तो ये जो रेशो आने वाले ये आप चेक करो। सबसे पहले मैं 50, बड़े वाली वैल्यू है 62.5, इसमें से मैंने 50 को घटाया तो मेरा आया 12.5%। अब 50% में से मैंने 0 को घटाया तो ये आ गया 50%। तो ये रेशो क्या है भाई? मैंने काट दिया 12.5 से 4 बार कटेगा, 4:1। तो ये यानी टोटल क्वांटिटी है 4 और 1 5, और 5 में से जो चीज आपने एक्सचेंज करी थी उसकी जगह पे तो पानी डाला गया था, और एक्सचेंज करने वाली मैंने इधर की साइड लिख रखी, तो ये आ गया 1/5। इससे आसान इस क्वेश्चन का कोई तरीका नहीं हो सकता भाई, ठीक है। यही आपको करना था। अब इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है, बस ध्यान से देखियो, मैं से मिटो देता हूं पहले एलिगेशन को। ये आपकी समझ में जब आया होगा एलिगेशन की, अगर आपने इसको बहुत डिटेल से इस चीज को यहां से पहले से प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है, वरना समझ पाना मुश्किल है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है एलिगेशन का, ठीक है। देखो, सिरका, मैं सिरका को एस से और पानी को डब्ल्यू से डिनोट करूंगा, ठीक है। सिरका और वाटर क्या रेशो था भाई? 5:3। ये रेशो में थे 5:3 के। अब एक बात बताओ, आपने मान लिया कि इसमें से एक्स क्वांटिटी निकाल दी, मतलब मिश्रण है ना ये तो अपने आप में, इसमें से आप कुछ निकाल लोगे, तो निकालने के बाद आप मुझे एक चीज बताओ, रेशो के अंदर कोई इफेक्ट आता है कि? जी नहीं, रेशो रेशो जो पहले होता था ना, रेशो अब भी वही रहेगा, क्योंकि जो चीज निकलेगी वो दोनों में से निकलेगी भाई, है ना। तो कोई चेंज नहीं आना था। फिर आपने क्या करा? वाटर ऐड करा ओनली। ये आपने मिक्सचर निकाला था, और आप अब क्या कर रहे? घोल में कितना हिस्सा निकाल कर उसकी जगह पानी, अब जितना आपने हिस्सा निकाला था उतनी ओनली वाटर ऐड कर रहे हैं आप भाई। अब आप वाटर ऐड करोगे, जब आप मिश्रण के अंदर कोई एक चीज ऐड करोगे, तो अब तो रेशो बदल जाना चाहिए भाई, अब तो रेशो के अंदर चेंज आना चाहिए। लेकिन अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो जितनी क्वांटिटी पहले थी ना, क्वांटिटी यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगी ऑलरेडी। रीजन क्या है? जितना मैंने निकाला मैंने उतना ही ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप इस चीज को समझ पाओ तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो भैया अब मुझे एक चीज बताओ, सिरका और वाटर 5:3 है मेरे पास। अब ये देखो, पहले क्या हुआ था? 5:3, और अब कितना है? ऐड करने के बाद ये बताया इसने कि भाई ये 5:5 हो गया ना, बराबर हो गया ना ये। उसने बोला कि ये बराबर हो गया। ये क्या है? सिरका और वाटर का रेशो है भाई 5:3, और यहाँ पे कितना है? 5 और 5, ठीक है। आप देखो कि भाई मैंने पानी ऐड करा ना, तो मेरा सिरका सेम होना चाहिए। जी हाँ, सिरका सेम है तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि मैंने वाटर 2 ऐड करा, ठीक है, और मैंने 2 वाटर ऐड करा, तो मेरी क्वांटिटी 10 बन रही भाई, ठीक है। क्वांटिटी 10 है तो 10 में से 2 हिस्सा हुआ है जो मैं छेड़छाड़ कर रहा जिसके साथ, तो 10। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई? क्योंकि यहाँ वाली क्वांटिटी और यहाँ वाली क्वांटिटी ऑलरेडी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, रेशो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी बन रही है ना, तो स्टार्टिंग में भी 10 ही होगी, और वो हिस्सा क्या है जिसके छेड़छाड़ करी जा रही 2। तो यानी जब मैं इसे काटूंगा तो मुझे मिला 1/5। भाई अगर आपको इस चैप्टर की डीप नॉलेज नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मैंने 2 तरीके इसके अंदर आपसे बता दिए, ठीक है।
आप एलिगेशन से भी कर सकते हो और मिक्सचर से भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। यादृच्छिक रूप से 3 अंकों की संख्या का चयन करने पर ऐसी एक संख्या के चयन की प्रायिकता कितनी है कि जो 5 और 9 के द्वारा विभाज्य है। ठीक है, आप एक बात बताओ, 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है भाई? 100 से स्टार्ट हो जाती है और 999 तक जाती है क्या? ठीक है, तो ये आपको पैटर्न है कि यहां से यहां तक की जो भी संख्या सारी पढ़ेंगी आपकी, वो सारी की सारी 3 अंकों वाली संख्या होगी, क्योंकि 100 से जस्ट पहले 99 होगा, वो 2 अंकों वाली संख्या होगी, और इसके बाद आपकी 4 अंकों वाली संख्या शुरू हो जाएंगी। तो ये एक रेंज है आपकी 100 से 999 तक, जहां पे संख्या 3 अंकों वाली रही होंगी। तो यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके रिपोर्ट। चलो, ये बोल रहा है कि उन अंकों को निकाल लो जो किससे 5 और 9 से डिविजिबल है। जो कोई नंबर 5 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा तो 9 5 45, 45 से भी डिविजिबल होगा क्या भाई? तो मैं सबसे पहले चेक करता हूं कि यहां से यहां तक मेरे 999 से डिविजिबल 999 तक 45 से डिविजिबल होने वाले संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, मैं 999 को अगर मैं 45 से भाग दे दूं तो 45 के मल्टीपल मुझे मिल जाएंगे। 45 दूनी मुझे मिला 90, और ये 9 आ गया, 45 दूनी फिर 90, तो यानी ये 9 तो शेष बच गया। ठीक है, यानी 990 तक मुझे 22 मल्टीपल मिल गया क्या? लेकिन ये सीरीज मैंने क्या है, ये हमेशा 1 से शुरू होती है। 1 से लेके 999 तक मुझे पता लगा कि 22 मल्टीपल ऐसे मिले मुझे। लेकिन आप एक बात बताओ, 1 से लगा के 100 तक, एक तो 45 और एक 90, 2 नंबर तो ये क्या है, इस रेंज का हिस्सा नहीं है, ये तो इस रेंज का हिस्सा है। लेकिन 2 नंबर तो इधर पड़ गए, क्योंकि 45 और 90 तो मुझे काउंट नहीं करने, क्योंकि मुझे 3 अंकों वाले चाहिए। तो टोटल नंबर है 20। ऐसे नंबर कितने हैं? 100 से 999 के बीच में तो ऐसे सिर्फ 20 ही नंबर रहे होंगे भाई। अब देखो, 100 से 999 तक टोटल नंबर कितने हैं 3 अंकों वाले? इसने ये तो पूछा कि 100 से लगा के 999 तक ऐसे अंक बताओ मुझे, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि मैं सिलेक्ट करूं और एक ऐसा नंबर आ जावे जो 45 से डिविजिबल हो 100 से 999 के बीच में। तो भाई ऐसे नंबर मैंने निकाला 20 है। और अब पता करो कि टोटल नंबर 100 से 999 तक कितने हैं। इसका तरीका क्या है भाई? या तो आप वो एल वाला फॉर्मूला यहाँ पे ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर नंबर के बीच में 1 का डिफरेंस है तो आप 999 में से इस 100 को घटाओ और आप 1 जोड़ देना हमेशा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब मैंने 999 से 100 को घटाया ना, तो ये 100 भी घट गया, यहाँ तक कि 1 से 100 तक की सीरीज घट जाएगी। लेकिन ये 100 तो मुझे चाहिए ना भाई, तो इसके लिए मैंने +1 करा दोबारा से। तो मेरे पास नंबर कितने आए भाई? 100 घटेगा तो 899 और 1 जुड़ जाएगा 900। तो 900 नंबर तो टोटल है यहां से लगा के यहां तक, और 20 नंबर ऐसे हैं जो 45 से डिविजिबल है। तो भाई 900 में से कितने नंबर आए? ऐसे 20 नंबर। तो ये प्रोबेबिलिटी है, टोटल चांस 900, और 20 नंबर ऐसे हैं कि आप अगर नंबर निकालो रैंडम, वो एक ऐसा नंबर आ जावे जो 45 से डिविजिबल है। तो आप देख लो प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इससे मैंने इसे काट दिया, 2 से जब मैंने 90 को काटा तो 1/45। ठीक है भाई, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताओ भाई, किसी को प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक है, चलिए भाई, समझ पाए ना आप मैंने क्या करा? प्रोबेबिलिटी पूछ रखी थी भाई, 100 से 999 तक मैंने नंबर पता करे, 20 नंबर ऐसे हैं जो 45 से डिविजिबल है। क्योंकि मैंने 1 से 999 तक जब पता करे तो मुझे क्या पता लगा भाई, टोटल 22 नंबर आए। लेकिन उनमें से 2 नंबर तो क्या है, 45 और 90, वो तो 1 से लगा के 100 के बीच में पड़ रहे थे, मैंने उन्हें हटा दिया। तो मुझे पता लगा कि 100 से 999 तक 20 नंबर ऐसे थे जो 45 से डिविजिबल थे। फिर मैंने क्या करा भाई, मैंने टोटल नंबर पता करा कि 100 से 999 तक कितने नंबर है। ठीक है, आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज ले सकते हो 100 से 999 तक नंबर निकालने के लिए। मैं इसे मिटो रहा हूँ। देखो, आपको पता है ना कि भाई L लास्ट पद कितना है 999, इसमें से आप प्रथम पद घटाओ 100। अब डिफरेंस कितना है, 1 का, कि 100 101 102, 1 का डिफरेंस चल रहा है, और प्लस आप करोगे 1, ये हमेशा करोगे आप, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। आप देख लो, इस 1 से तो क्या है, 999 से मैंने 100 घटाया, 899 1 से भाग दिया तो तब भी 899 होगा, +1 करूँगा तो 900। ठीक है, तो भाई 900 टर्म्स है आपके पास। ठीक है, और आपको पता है कि 20 टर्म्स ऐसी हैं जो 45 से डिविजिबल है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, आपने निकाल दी। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन दिखाओ करके। एक नाव की प्रवाह की और रफ्तार क्या होगी उस नाव जब नाव रफ्तार में स्थिर पानी में। स्थिर पानी में नाव मैंने क्या बता रखा आपसे, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के आसपास मैंने इसे बहुत डिटेल से 7-8 क्वेश्चन करवा के मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को
अच्छे तरीके से करा रखा कि आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम में क्वेश्चन गलत नहीं होने का है, इतना श्योर कर सकता हूँ मैं आपको वहाँ से। ठीक है, अब आप मुझे बताओ एक नाव की प्रवाह की और रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में, स्थिर पानी मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स के अंदर 10 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, और नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है, यानी वाई क्या होता है, नाव की रफ्तार नहीं धारा की रफ्तार। ठीक है, स्थिर पानी में नाव की रफ्तार तो 10 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन धारा किस गति से चल रही है, वो बोला कि इसका ना 20%, इसका 20% कितना होगा, इसका 10% होगा, एक 20% जब मैं निकालूंगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मैंने दोनों चीजें निकाली। अब ये क्या बोल रहा भाई, एक नाव की प्रवाह की और रफ्तार क्या होगी। अब आपसे बोल रहा कि नाव को ना, नाव की स्थिर पानी में 10 है और पानी की रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड चल रही भाई, तो ये बोला कि नाव की पानी की धारा की तरफ नाव को लेके चलो। तो भाई जब धारा की तरफ आप जाओगे तो आपकी स्पीड डबल हो जाएगी क्या, डबल बोल रहा सॉरी, जुड़ जाएगी क्या, 10 और 2 12, 12 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा ही हुआ क्या भाई, आप बहाव की तरफ तेजी से तैर सकते हो क्या, बहाव के विपरीत तैरने में आपको दिक्कतें होंगी। तो ये क्या है, जब आप बहाव की साइड जाते हो तो आपकी स्पीड जुड़ जाती है, तो 10 और 2 12, तो 12 मीटर प्रति सेकंड आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पे। तो भाई ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये देखो मूलों की प्रकृति से क्वेश्चन आया हुआ है आपके सामने भाई, मूलों की प्रकृति से। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी आपसे क्वेश्चन इस तरीके का आवे आपके सामने, तो आपसे मैं पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल से बता देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे इक्वेशन है आपकी, आप क्या करोगे, 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये एक इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है, मूलों की प्रकृति से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेप है, आप इसकी कंपैरिजन करो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आप इसका क्या कर दो, कंपैरिजन कर दो। ठीक है, तो मुझे पता लगा कि a की वैल्यू कितनी आई 3, b की वैल्यू कितनी आई आपकी 5 और c की वैल्यू कितनी आई 3। तो अब आप क्या करोगे, यहां से इसका विविक्तर निकालोगे, d की वैल्यू कितनी होती है, d जो विविक्तर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, आप यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे d निकालने के लिए। ठीक है, अब d की वैल्यू निकालते हैं हम, क्या है d बराबर b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 3, 4 तिया 12 तिया 36 है ना भाई। तो 25 में से 36 में जब घटाऊंगा d की वैल्यू मुझे मिली माइनस का 11। अब मैं क्या आंसर लगा दूं इनमें से भाई, इसका तरीका बहुत ध्यान से समझिए भाई। अगर आपका d कभी भी निगेटिव आ गया, d की वैल्यू या तो निगेटिव आएगी भाई, या d की वैल्यू इक्वल आएगी 0 के, या फिर d आपका पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो अब क्या आंसर होगा, अगर कभी भी निगेटिव आ गया तो इमेजिनरी यानी काल्पनिक। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरा काल्पनिक आ गया। ठीक है भाई, क्योंकि डी मेरा निगेटिव आ गया, काल्पनिक लगा दो गया। अगर डी कभी भी 0 आ गया तो मूल कैसे है, क्या प्रकृति रही मूलों की, मूल आपके इक्वल यानी समान व पॉजिटिव। ठीक है, यानी वास्तविक, पॉजिटिव को हिंदी में लिख दूंगा मैं वास्तविक, इक्वल समान व, मैं हिंदी में लिख दूं सारा भाई, समान व वास्तविक। ये सब ना डी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि आप क्या आंसर देना, समान व वास्तविक। ठीक है, अगर आपका डी जो है ना पॉजिटिव आ गया, प्लस पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो आप क्या दोगे, आपके मूल एक तो वास्तविक होंगे और क्या होंगे असमान। ये आपकी मूलों की प्रकृति है भैया ना, आप इस चीज को याद रख लियो बस। अब आप क्वेश्चन को क्या करोगे, डी की वैल्यू तक लेके जाओगे, फिर आप देख लोगे कि क्या प्रकृति रही होगी। अगर डी आपका निगेटिव आ गया तो आपका मूल जो है, मूलों की प्रकृति काल्पनिक है। अगर डी आपका 0 आ गया तो आपके मूल समान रहे होंगे और वास्तविक रहे होंगे। अगर आपका डी आ गया पॉजिटिव तो आपके मूलों का नेचर क्या है, वास्तविक और असमान। ठीक है, तो मेरा देखा मेरा निगेटिव आया तो मैंने क्या कहा, काल्पनिक। निगेटिव पे क्या होगा, काल्पनिक। आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो। ठीक है, अब किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं देना चाहिए, मेरा मानना ये है कि पेपर के अंदर तो आप फिर भी थोड़ा रिस्क ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना पीपीटी बनाने में थोड़ा डाटा इधर उधर मिस हो जाएगा कभी कभी। ठीक है, तो वो चीज़ चेक करनी पड़ती है भाई। अब मान लो कि हमने किसी क्वेश्चन पे 7 से 8 मिनट लगा दी और पता लगा कि बाद में कि डाटा में थोड़ी मिस्टेक हो रही थी भाई, तो पहले पेपर को अटेम्प्ट कर लो, फिर बाद में देख लेंगे जो चीज़ होगी, है ना।
चलिए, जैसे कि कल मैंने क्या है, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन छूट गया था भाई। वो क्या था, फिगर नहीं थी हमारे पास, पीपीटी लगाई तो फिगर गायब होगी, तो वो क्वेश्चन मैं आज लेके आ गया। तो इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है भाई, है ना। तो टाइम को, आर्ट ऑफ स्कीपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए हमेशा। पेपर के अंदर भी आप ये चीज़ यूज़ लोगे हमेशा। जो क्वेश्चन आपका थोड़ा रुक रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप उसे रोक दो, फिर बाद में आप उसे अटेम्प्ट दे दो, है ना। होगा तब सही, नहीं ऐसा हो, है ना कि भाई आप किसी क्वेश्चन में फंस गए और आप उसे करने के चक्कर में आप वे क्वेश्चन भी छोड़ दोगे जो आप कर सकते थे। अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है, भाई नॉर्मल सी बात है, देखो इसमें तो कुछ है ही नहीं, रेशो पूछ रखा। मेरा आधा, देखिए इसने बोला एक संख्या का 50% दूसरी से, मेरा आधा किसी के बराबर हो जाए तो मैं उसका डबल हो गया। तो 2:1 है, सबसे पहले तो ये आंसर है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे तो आप देखो, मैंने मान ली संख्या ए पहले वाली, और इसका 50% क्या होगा, 1/2। और ये बता रहा है कि दूसरी संख्या के बराबर है बी के, तो यहाँ से ए और बी का रेशो कितना निकाल दोगे आप। तो ये 2 उधर जाएगा और ये 1 इधर आएगा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो मुझे मिला 2:1। ठीक है, वैसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन, आपको लिखना नहीं था पेपर इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, आपसे क्या बोल रहा है। आप इस क्वेश्चन को करो भाई। कहाँ से है ये? है आपका चक्रवर्ती ब्याज से, ठीक है। 25,000 है ना, 2.5 है। हाँ, 2.5 लाख रुपए की राशि को क्रम से 4%, 5% और 6% पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हुए 3 साल के लिए जमा किया गया। 3 वर्षों के अंत में वो राशि कितनी हो जाएगी, यानी 3 वर्षों का आपसे अमाउंट पूछ रखा, 3 वर्षों बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछी गई। तो अब क्या करोगे भाई, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? चलो करते हैं भाई। 4% का मतलब क्या है, 1/25, यानी आपका पैसा 25 से 26 हो जाएगा क्या भाई। 1/25%, 4% का इंक्रीज होगा तो 25 से 26। 5% मतलब 1/20, यानी 20 से 21। फिर 6%, यानी 6% का क्या आएगा, 3/50, 50 पे 3 मिलेगा तो 53। तो भाई ये चीज़ आ गई आपकी, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, यानी मैं ना, देखो मैं एक चीज़ देख पा रहा इस क्वेश्चन के अंदर, सबके पीछे जो 2 है उसके बाद मेरी यूनिट डिजिट 8 आ रही भाई। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 में 8 और 1 में 0 है, 1 में 9 है। तो मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर आपकी चेक करूँ तो 6 ही कम 6, ये मल्टीप्लाई में है ना सब कुछ भाई। 6 ही कम 6 और 6 18। तो यूनिट डिजिट 0 को अगर हटा दे, इग्नोर कर दे, 0 तो सब में आ गया, उसके बाद 8 आना, मुझे पता कि भाई ये मेरा 8 आ गया, ठीक है। और ये कैसे बोल पा रहा है कि मैं 0 को मैं इग्नोर करूँ? मैं देख रहा कि 25 दूनी 50, मैंने 2 0 तो ये डायरेक्ट दिख रही भाई, ठीक है। 25, ये 5 दूनी 10, 1 0 ये आ गया, 25 दूनी 50। ऐसे कर दूं ना मैं, या मैं ऐसे देख रहा पूरा कर ही देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो 25 दूनी 50, ठीक है, और 1 0, ये 500 आ गया। अब देखो फिर 1 2 3 और 5 5 25, 25 के पीछे 3 0 है भाई, ठीक है। अब मैं देख रहा कि भाई वहां पे 4 0, तो मेरी 1 0 कट जाएगी। यानी कि मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यूनिट डिजिट चेक करा तो मैं 1 0 को इग्नोर कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1 0 वैसे भी यूनिट से भी कटने वाली मेरी। तो मैं देख रहा कि 8 चाहिए मुझे, और 8 मेरा इसके अंदर नहीं है, और मेरा 8 इसके अंदर नहीं है। 8 मुझे यहीं पे 2 में मिला। अब मैं क्या चेक कर सकता हूँ, मैं कर लूँ इनका डिजिट ऑफ सम चेक। तो डिजिट सम कैसे चेक करते हो आप 9 का डिविजिबल देखते हो और उसे हटा देते हो। आप देखो 3 4 5, 5 और 5 10, 9 तक तो हो गया मेरा खत्म, बच गया 1, है ना। 1 और 6 7, ठीक है, और 8 और 7 15, 15 का मतलब 6, 15, क्योंकि 15 क्या हुआ, 1 और 5 डिजिट्स का सम मैं जब निकाल लूंगा तो मुझे यहाँ पे मिला 6। और जब मैं यहाँ पे निकालूंगा 8 और 3 11, 11 का मतलब 1 और 1 2, 9 तो मेरा ऑलरेडी कट ही गया। 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, और 1 और 2 3, यहाँ पर डिजिट सम आया मेरा 3। अब मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन का डिजिट सम कितना है। 6 7 8, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 8 3 24, 24 का मतलब 6, और 8 6 48, 48 का मतलब, है ना, 48 का मतलब क्या होगा, 48 आ गया ना। 4 और 8 और 4 12, 12 का मतलब 3। तो भाई ये वाला मेरा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैंने सोल्व नहीं करा और मैंने आंसर निकाल दिया। मैंने डिजिट सम लगाया भाई इसके अंदर, ठीक है। या फिर आप मल्टीप्लाई करो, आप कर लो, जब भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना था वैसे तो, मैंने बस सिखाना था इस चीज़ को, है ना। मल्टीप्लाई कर लोगे आप भाई, या फिर आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हो। ये नंबर 1 हो गया। इसके अंदर भी आप 2 तरीके यूज़ कर सकते हो, या तो आप डिजिट सम लगा लो या फिर आप सोल्व कर लो। और आप एक तरीका और इसके अंदर सोच लो,
कि आप स्टेप वाइज स्टेप चले जाओ चीज़ों को, अगर डाटा आसान दिख रहा है आपको, ठीक है। आप देखो क्या डाटा है, 250000, ये आपका पूरा है प्रिंसिपल। पहले साल आपको 4% मिला, इसका 1% कितना होगा पहले तो ये निकाल लो आप भाई, 10%, और ये आ गया 1%, 2500, इसका 1% है क्या, लेकिन मुझे 4% चाहिए, तो 00, 5 चौक 20 जीरो, और 2 करेगा 4 दूनी 8 और 1 10, तो ये ब्याज मिलेगा मुझे 4 जीरो, 1 2 3 4 और भाई ये 1, यानी 1 साल के बाद मेरा पैसा कितना हो गया, 260000। अब मेरा 1 साल के बाद पैसा ये हो गया भाई, अब मैं इस पे अब ब्याज लूंगा क्योंकि चक्रवर्ती है, कंपाउंडिंग है, 5%, इसका 5% कितना होगा, इसका 10% हो जाएगा मेरा 26000, एक जीरो भाग जाएगी भाई, और ये 10% की वैल्यू मुझे 5% चाहिए, तो मैं 2 से भाग दे दूंगा, तो 13000, तो 3 जीरो लगाओ पीछे, और ये 13, 1 2 3 और 3 6 और 1 7, ये आ गया भाई, ठीक है। अब मुझे इसका 6% और निकाल के जोड़ना, और मैं इसका 6% निकाल के इसके अंदर ऐड कर दूं, मुझे फाइनल आंसर मिलने वाला मेरा, ठीक है। तो मेरा ये तो आंसर कैंसिल हो गया, क्योंकि ये तो बहुत छोटा रह गया मेरा ऑलरेडी भाई, मैं अप्रोच दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं ये आप अपने हिसाब से देख लो डाटा के अकॉर्डिंग क्या करना आपको, ठीक है। 6% निकाल लो इसका, इसका 1% कितना होगा, 2730, है ना, समझ रहे भाई। ये 10% की वैल्यू और ये 1% की वैल्यू, अब मुझे इसका 6 गुना चाहिए भाई, ठीक है। 0 6 18 8, एक कैरी गया, 7 6 42 और 1 43 3, ठीक है। और भाई 4 कैरी गया, 6 दूनी 12 और 4 16, 16380 और जोड़ दो आप इसके अंदर, 16380। तो मैंने देखा कि भाई 380, 6 7 8 9, 7 और 1 8, 289380, 289380, मैंने दिखा दी कि वही आंसर आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपके पास टाइम है, आप चीज़ों को कर पा रहे हैं, ठीक है, मर्जी है आपकी भाई, स्टेप वाइज स्टेप भी जा सकते हो आप, कैसे भी करो, या फिर आप ऐसा लगा के A+B+C, आप क्या करोगे, CI% निकालोगे 3 साल के लिए, ठीक है। AB+BC+CA/100 प्लस ABC/10,000, आप CI% निकाल लो और फिर उस चीज़ को अप्लाई कर दो उस पर, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, तरीका है ना। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, है ना, क्या बोल रहा है। ये करो, एवरेज से अगर तरुण और अरुण को हटा दिया जाए तो n लोगों के एक समूह का औसत उम्र 12 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। दो नए लोगों रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण के बराबर ही है, अगर रोहित और मोहित को n लोगों के समूह में शामिल कर लिया जाता है तो औसत उम्र 4 कम हो जाती है। तो n की वैल्यू ज्ञात करोगे, जो लोग थे ना स्टार्टिंग में उनकी वैल्यू बतानी, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान से समझिए, देखो मैं क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ आपसे। भाई अगर अरुण और तरुण हटा दिए जाए, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि n लोग थे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, और ये क्या हुआ, एवरेज इनका कुछ ना कुछ रहा होगा, तो जब 2 लोगों को हटाए तो n-2 हो जाएगा, 2 लोग कम हो गए, और एवरेज बोला कि 12 बढ़ गया आपका। तो यहाँ पे लोगों की संख्या में 2 की कमी आई और एवरेज में 12 का इंक्रीज हो गया, ठीक है भाई। मैं इस -2 की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ, तो -2, देखो सबसे पहले तो क्या है, वे बंदे जाने वाले हैं तो उसके लिए पहले ही एक माइनस आएगा। अब देखो 2 दूनी 4, माइनस का 2 है, 2 है, और 12 दूनी 24, माइनस का 24 ही आ गया आपका, ठीक है। यहाँ तक बताओ भाई, दोनों चीज माइनस में होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये आ गया प्लस का 12n, ठीक है। यानी अगर मैं इस माइनस के अंदर गुना कर दूं तो मुझे मिला 2a प्लस 24 और माइनस का 12n, ठीक है। ये डाटा मुझे इधर से मिल के आया। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी कंडीशन चेक करता हूँ। इस बार 2 बंदे ऐड हुए, लेकिन वे नाम अलग है, लेकिन वो वैल्यू तो नहीं ले रहे ओवरऑल, ठीक है। तो मैंने देखा कि 2 बंदे ऐड हुए इस बार, लेकिन एवरेज में क्या हुआ, 4 कम हो गया भाई, ठीक है। मेरा एवरेज क्या हो गया, ये बोला कि एवरेज पहले से 4 कम हो गया, तो यानी एवरेज 4 घट गया इस बार। तो मैं जब इस 2 की मल्टीप्लाई से मैं करता हूँ तो 2a -8 और ये माइनस का 4n, ठीक है। तो मुझे ये डाटा मिला यहाँ से, ठीक है। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या। अब एक बात बताओ, उसने बोला कि ये तो डाटा बराबर है, ये यहाँ पे जो 2 बंदे गए उनकी एज आ गई, और इधर से जो 2 बंदे ऐड हुए उनकी एज आ गई। उसने बोला तो बराबर वैल्यू ले रहे हैं आपस में। तो भाई आप मुझे एक चीज बताओ, जब उनकी वैल्यू आपस में बराबर होगी तो मैं इन दोनों चीजों को इक्वल रख सकता हूँ क्या, ठीक है। आप मुझे बताओ, मैं इन दोनों चीजों को एक दूसरे के इक्वल रख सकता हूँ क्या भाई, बताओ। मैं किसी को भी एक को क्या कर दूंगा, एक दूसरे के इक्वल रख दूंगा, है ना।
ये पिक क्यों नहीं हो रहा भाई यहाँ से, मुझे इक्वल रखना था ये ले जाके, नहीं हो पा रहा ये सारा हो गया क्या, पूरा नहीं करना भाई, ये इतना सा डाटा चाहिए, ये हो नहीं रहा। चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं होगा तो मैं यहीं से कर देता हूँ, ये एक दूसरे के इक्वल है ना, मैंने एक दूसरे के ये क्या कर दिया भाई, इक्वल कर दिया ऐसे, ठीक है। ये दोनों डाटा बराबर रहेंगे तो मैं देख रहा कि भाई अगर ये बराबर है तो 2a से मेरा 2a खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ उधर 12n है माइनस का और इधर है प्लस का 4n, ठीक है। सॉरी इधर भी माइनस का, तो इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो मुझे मिला मेरा 8n। ये इधर माइनस का 8 है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 32 बन गया। 8n की वैल्यू 32 है, तो n की वैल्यू आ गई 8 चौक 32। और n ही मेरे से पूछा हुआ था, यानी 4 ही लोग थे ओनली। ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यूपीएसआई के अंदर कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जैसा कि एक वो वर्क एंड टाइम में, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा है भाई कहीं ना कहीं, अगर आपको परेशान कर रहा है। अगर क्वेश्चन ईजी हुआ तो हम ये भी बता देंगे कि भाई ये नहीं हो सकता, ये चीज़ रही होगी कहीं ना कहीं, लेकिन उसके अंदर क्या ही सोच लेंगे आप, ठीक है। तो देखो दो ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक ट्रेन है सॉरी, ठीक है। एक सुरंग को पार करने के लिए वह 24 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। सुरंग को पार कर रही है भाई। देखो ट्रेन जब सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन खुद को पार करेगी प्लस सुरंगों को पार करेगी। मैं लिख देता हूँ सुरंग है ना, तो इतनी डिस्टेंस कवर करती है। अब उसने क्या बताया इसके बारे में, बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो चल रही, तो भाई ये मेरी लेंथ है, तो ये स्पीड इनटू टाइम रही होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 5/18 में इसे मल्टीप्लाई करके ये मीटर प्रति सेकंड में मैंने इसे चेंज कर लिया, ठीक है। और इस तरीके से वो ले रही है 24 सेकंड, ठीक है भाई। तो ये डाटा आ गया, मैं इसे निकाल देता हूँ। मैं 36 18 6 चौक 24, ठीक है। मैं 3 से काट दूंगा, मेरा 20 है ना। अब मैं देखता हूँ 5 चौक 20 और 20 गुना 20 करूंगा जब मैं, तो ये आ गया 400, ठीक है। 400 मीटर लंबाई टोटल आ गई मेरी भाई यहाँ पे, है ना। सही है ना सब कुछ। चलिए देखते हैं आगे। अब इसने क्या बोला, ये है एक आदमी को, देखो जब कभी भी ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन खुद को ही पार करती है, तो टी की वैल्यू आएगी इस बार। अब देखो लेकिन आदमी की स्पीड होती है, अब देखो आदमी उसी की दिशा में बताया इसने, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो भाई 60 तो उसकी है, और 6 की रफ्तार से पहले से ही आदमी उधर जा रहा था, तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी क्या। तो 60 में से 6 गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड है। वैसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करूँ, और कितना टाइम लगा, ओनली 15 सेकेंड। तो 3 बार तो यह 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 गुना 15 225। तो भाई मुझे पता लगा कि ट्रेन की लंबाई तो है मेरी 225, ट्रेन की 225 कहाँ है, तो मेरा ये आंसर नहीं हो सकता पहले तो भाई, और ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे दो जगह पे मेरी 225, लेकिन मुझे एक बात पता है, ट्रेन और सुरंग की टोटल 400 होने वाली और ट्रेन की खाली 225 होगी, तो मेरी सुरंग की 175 रही होगी क्या भाई, क्योंकि दोनों का टोटल 400 होने वाला है। अब देखो 175 कहाँ दे रखी है सुरंग की, ये रहा मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा भाई। मैं इसे क्वेश्चन को ऐसे करूंगा और निकल लूंगा। बताइए भाई कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अब ये करो आप क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है काफी, लेकिन अगर आपके पास अप्रोच अच्छी है तो कुछ नहीं है आपके सामने भाई। एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 50%, देखो रेडियस, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये देखो, पाई r²h। तो पाई का तो रोलिंग होगी तो कॉन्स्टेंट टर्म है, आर 2 बार यूज लेना और एच लेना मुझे, ठीक है। अब रेडियस में क्या हुआ, 50% का इंक्रीज हुआ, तो 2 से 3, 2 से 3 2 बार होगा ना, ठीक है। और आपसे क्या बोल रहा कि इसकी ऊंचाई 75%, यानी 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 बढ़ाने का बोल रहा कि भाई 4 से 3 बढ़ाओगे तो 7 हो गया, ठीक है। तो मेरा पहले आयतन वॉल्यूम ये होता था, अब मेरा वॉल्यूम ये होना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखो कितना कितना बोल रखा है इसने, कटने का कुछ है नहीं, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, 7 21 या 63, ठीक है भाई। ये मेरे दो डाटा आ गए। अब ये क्या बोल रहा है मेरे से, इसने पूछा कि मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। ये बोल रहा है कि मूल आयतन जो है ना आपका 16 है, जो इसे वो बोल रहा है कि आपका जो आपने प्राप्त कराना आयतन, इसके परसेंटेज के फॉर्म में बताओ भाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैंने ऑप्शन की तरफ निगाहें लगाई, एक बार मैंने देखा कि ऑप्शन मेरे एक तो दूर दूर है काफी, और मैं क्या कुछ सोच पा रहा हूँ, मैंने सोचा कि मैं नीचे वाले को थोड़ा सा बढ़ा दूं। अगर मैंने नीचे वाले को बढ़ाया तो मेरा आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा बढ़ाऊं, मैं इसे 1 बढ़ा दूं, तो ये 16/64 बन गया क्या बताओ। और 16/64 ये बनते ही मुझे दिखा कि 1/4 यानी 25%।
अब मुझे एक चीज पता है कि 25% तो आया, लेकिन ये थोड़ा छोटा आंसर है, 25% तो थोड़ा सा बड़ा आंसर रहा होगा। अब 25% से थोड़ा बड़ा आंसर ये है, बस ये करना आपको भाई, है ना। बताओ भाई, किसी को यहां तक प्रॉब्लम है क्या? आप अगला क्वेश्चन देखो। एक माल के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो? करो भाई इसे अटेम्प्ट एक बार, आओ। ठीक है, करें। चलो, मैंने मान लिया कि कभी भी छूट और लाभ दोनों चीजें आपसे दी जाए तो आप सीधा रेशो यूज करियो, सीपी और एमपी का, है ना। सीपी और एमपी डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। कैसे भाई? उसने बोला एक माल के लागत मूल्य पर प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की जरूरत। वो छोटा क्या होगा, देखो आपको पता होना चाहिए, 100 प्लस ये, यहाँ पे आप ये ले लो, 100 माइनस डिस्काउंट, और यहाँ पे लोगे आप 100 प्लस प्रॉफिट, या फिर कभी कभी 100 माइनस लॉस। ये चीज आप ऐसे यूज लेते हो, ये कभी आ जाता है, कभी जब लॉस हो रहा है तो इस तरीके से यूज लोगे। अभी आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो रहा है तो आप इस चीज को इग्नोर करो। आप देखो 100 माइनस डिस्काउंट, सीपी की साइड लिखोगे आप। डिस्काउंट कितना है? 10% की छूट दी तो 90 आ गया भाई, है ना। 100 माइनस 10 90, और प्रॉफिट कितना है? 20, तो 100 प्लस 20 यानी 120। ये रेशो आ गया आपके, ठीक है। इसने क्या बोला कि भाई सीपी को कितना बढ़ाना चाहिए, अगर ये कंडीशन लगानी है आपको, तो आप देख रहे हैं कि 30 बढ़ाना चाहिए। किसको? सीपी को। तो 90 यानी 1/3 यानी 33 सही, 1/3% इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा आंसर, और आगे चलेंगे भाई, ठीक है। ये चीज़ें आपने बहुत बढ़िया तरीके से ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, मेरा मानना है ना, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप एक बार। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो ठीक विभाजित कर सकती है, यानी एससीएफ पूछा भाई। एससीएफ या तो आप ऑप्शन से जाओ कि 11 से तो ये भाग ही नहीं जाती इनके अंदर भाई, है ना। तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। 15 से भी भाग नहीं जाती है ना। सॉरी, 15 से बोल रहा मैं, क्योंकि 13 तो इसके अंदर मुझे आंसर 13 चौका 52, 13 पंजे 65, और 13 ही कम 13 और 13 ही कम 13, ठीक है। मेरा आंसर ना भाई फाइनल 13 है, 13 से डिविजिबल है। लेकिन मैं और चेक करूंगा तो 15 से नहीं होने का है और 3 से नहीं होने का। अगर 3 से 1% हो भी जावे, वैसे तो है नहीं, अगर हो भी जाए तो बड़े वाला आंसर दूंगा क्योंकि हाईएस्ट बताना मुझे। तो 13 मेरा आंसर है। वैसे तरीके से क्या करोगे आप, किसी भी दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस पकड़ लो। तो मैंने देखा कि 13 डिफरेंस है। अब ये 13 इन तीनों को अगर भाग दे पा रहा तो यही मेरा एससीएफ है, ठीक है भाई। ये करो क्वेश्चन एवरेज से। तीन क्रमांक संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है, ठीक है भाई। और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की, यानी सबसे बड़ी संख्याओं के ये ऑप्शन ये रहे होंगे। तो एक तो आपका तरीका है कि आप बाई ऑप्शन जा सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। मेरी तीन संख्याएं हैं भाई, पहली, दूसरी संख्या, और ये रही मेरी तीसरी संख्या, ठीक है। अब इसने क्या बोला, तीन क्रमांक संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3। मैंने तीसरी संख्या अगर अपनी 22 मान ली भाई, तो ये क्रमांक संख्या है तो 21 होगी और ये 20 होगी, है ना। तभी देखो पहली संख्या का 1/3 बताया इसने। अगर पहली संख्या का 1/3 करूंगा तो ये तो वैल्यू इंटीजर नहीं मिलने की मुझे, तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। फिर मैंने 21 को उठाया। अगर ये 21 होगा तो ये 20 होगा, अगर ये 20 होगा तो ये 19 होगा। 19 का भी मैं 1/3 निकालूंगा तो ये मुझे इंटीजर वैल्यू नहीं मिलने की, तो मैं काट दूंगा। मैंने अगर 23 को उठाया तो ये मेरी हो जाएगी 22 और ये हो जाएगी 21। हाँ, इसके चलने के चांस हैं, लेकिन एक बार इससे पहले मैं अगली भी वैल्यू चेक कर लेता हूँ। 19, 18 और ये 17 होगी। तो भाई ये देखो 17 का भी मैं 1/3 निकालूंगा तो भी मुझे इंटीजर नहीं मिलेगा, तो मैंने काटा मार दिया। तो इसका मतलब मेरा आंसर 23 वाला सही है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर पा रहा, मुझे कुछ भी नहीं सोचना पड़ा भाई, ठीक है। लेकिन अब एक बार इसे सेटिस्फाई करके देखो। इसने बोला तीन क्रमांक संख्या को औसत पहली संख्या के 1/3, पहली संख्या का 1/3, 21 का 1/3 निकालूंगा 7, ठीक है। ठीक है, 1/3 से 15 ज्यादा है, ठीक है। अब मैं 21 में अगर 15 जोड़ू, है ना, ये बोला कि तीन क्रमांक संख्या का औसत, अच्छा इनका एवरेज निकाला, तो एवरेज तो 22 ही होगा ना इसका भाई, है ना। हाँ, और ये देखो 15 ही ज्यादा है क्या? जी हाँ बिल्कुल। तो कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी, तो मेरा आंसर ये होगा। वरना आप ABCD मान के किसी भी तरीके से जा सकते हो, ठीक है। मैं दिखाता हूँ करके मेथड से, ठीक है। इसने बोला कि इसका एवरेज 7 आ गया, है ना।
सॉरी, इसका एवरेज कितना होगा, 22 होगा, क्योंकि बीच में पड़ रहा है भाई, ठीक है। और इसका 1/3 आपने निकाला 7, क्या 22 7 से 15 ज़्यादा है, ठीक है। 22 जो है मेरा 21 से, मतलब इसका 22 एवरेज है, और 7 से 22 कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे मेथड से जाता हूँ, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या भाई, ठीक है। मैंने मान लिया कि मेरा एक्स रहा हो, तो ये मेरा x+1 और ये हो जाएगा मेरा x-1, ठीक है। तो मेरी 3 संख्या ये आ गई भाई। आप किसी भी तरीके से आप x+1 और x+2 भी मान सकते हो, ठीक है। अब इसने बोला कि भाई औसत मेरे हिसाब से तो x है, मेरे हिसाब से तो औसत x है। अब ये बोल रहा है कि भाई पहली संख्या के 1/3 से 15 ज़्यादा है, पहली संख्या का x-1 का 1/3 कितना होगा, यानी 1/3 होगा इसका, ठीक है। अब ये बताया कि इसने इसका 1/3 आपने निकाला, और ये औसत से ना, इसने बताया कि औसत है ना जो, इससे 15 ज़्यादा है, ठीक है। औसत अगर 15 ज़्यादा है, तो मुझे अगर इधर 15 जोड़ दूँ मैं, तो ये मेरा क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। और इसे सोल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा। फिर आपको बताना क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो आपको x+1 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो भाई, आप मेथड से भी जा सकते हो, आप प्रॉपर भी सोल्व कर सकते हो। आप एक बार भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक विक्रेता के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है, ठीक है। बाद में यह व्यापारी उसका वजन लागत मूल्य से 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है, बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है। व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। चलो भाई करते हैं ना। अब देखो क्वांटिटी के अंदर क्या छेड़छाड़ करी गई भाई, उसे 1200 दिखाता है और उसे 1000 दे देता है, शायद 1 किलोग्राम दे देता है, ठीक है। चलो, तो क्वांटिटी में क्या छेड़खानी हुई भाई, 1000 की जगह उसे 1200 बता के दे दिया गया, ठीक है। ये तो क्वांटिटी की बात है। प्रॉफिट प्राइस में क्या रहा होगा, यानी 12 की चीज़ 10 में, यानी 5 की वैल्यू 6 में बैठ दी गया उसके भाई, ठीक है। ऐसा ही रहा होगा, बताओ, 5 की वैल्यू 6 में दे दी उसे। हाँ, ये क्वांटिटी में ही रहा ना भाई, 1000 की चीज़ 1200 दिखा के बेच दी गई उसे, ठीक है। चलिए, और आगे क्या हुआ, इसने बोला कि भाई इसने 25% का लाभ बढ़ा के अंकित कर दिया इसमें। 25% का मतलब क्या होगा, 1/4, यानी 4 की चीज़ इसने आगे 5 में बेच दी फिर वो, तो यानी कभी 24 होता था, अब 6 5 अंक 30, ऐसा होगा क्या, नहीं गलत कर दिया भाई। ये ना क्वांटिटी समझ नहीं पा रहे, एक बार दोबारा से देखो इसे। ये क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहले आप देखो कि 25% बढ़ा के अंकित करा, दूसरे वाली चीज तो लाभ 25% बताया, तो ये 4 से 5 होने वाला, ठीक है। अब क्वांटिटी वाला रेशो सही समझो। एक व्यापारी 500 खरीदने पर, एक थोक व्यापारी के पास एक तराजू है, उसे 1200 किलोग्राम के बदले कितना देता है भाई, जो 1 किलोग्राम के बदले, ये दिया हुआ है यहाँ पे 1 किलोग्राम, ठीक है। जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है, ऐसी तराजू से तोल दिया गया, ठीक है। तो 1 kg यानी इसकी जगह पे 1200 ग्राम ऐसे, ठीक है। तो मैं जब इसे उल्टा करूँगा तो ये कट गया, ये 5 और ये है आपका 6, तो ये 6 से 5 होगा, ठीक है। हाँ, ये 6 से 5 रहा होगा भाई, 6 चौक 24 और पंजे पंजे 25, ठीक है। तो 24 की चीज़ 25 में गई है ऐसा, ठीक है। तो आप ये देखो, उसे ये बताना कि आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 1 का, किस पे हुआ, 24 पे, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है भाई, ठीक है। आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मैं इसे कैसे कर पाऊंगा भाई, मैं इसे ये तो थोड़ा बढ़ा लूँ, मैंने आपसे तरीका बता दिया कि आप इसे 1/25 मान लो। अगर आपने नीचे का बढ़ाया तो मेरा आंसर कितना आया, 1/25 मतलब 4%। लेकिन आपने नीचे वाले को बढ़ा रखा, बढ़ाने के बाद आपका 4% आया, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को। अगर मैं ना बढ़ाता तो आंसर थोड़ा और बढ़ा रहा होता मेरा। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट आपसे बता दिया। तो 4.17% मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर आप ऐसे सोच लो भाई, 1/24 क्या है, ये 8 या 24 है क्या भाई, 8 या 24 है क्या। मैंने क्या करा, मैंने 1/8 बार ले लिया, या मैं 1/3 बार ले लूँ, तो ये अंदर 8 बच गया। 1/8 का मतलब क्या है, 12.5, और जब मैं इसे 3 से भाग दूंगा, 3 चौक 12, तो 4 पॉइंट समथिंग आने वाला, ऐसे कर लो आप, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से सोच लो चीज़ों को, बात वही है। मैं ऐसा भी कर सकता था कि 1/8 मैंने बाहर दे ली, 1/3 मेरा अंदर बच गया, ये 33 पॉइंट समथिंग आ गया।
33.33। तो आप देखो 8 चौक 32, तो 4 पॉइंट समथिंग आने वाला। ठीक है, किसी भी तरीके से आप चीज के ऊपर अटैक कर सकते हो भाई, अपना अटेम्प्ट दे सकते हो, कैसे भी अटैक करो, अपना अटेम्प्ट दो भाई, है ना। ये करो भाई, ये करो, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, प्रिज्म से, है ना। करो, आप अपनी ट्राई करो एक बार। करो भाई, गिव योर ट्राई। चलो, आप एक बात बताओ भाई, आप ये बताओ प्रिज्म क्या होता है आपका। प्रिज्म मैंने बताया कि प्रिज्म कभी भी हो तो आप रिलेट कर लो उसे। एक प्रिज्म जो होता है ना, कभी आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो रही तो प्रिज्म को आप एक बेलन से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, बेलन से रिलेट करके आपको उसके सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, चलो मैं इसमें देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आयतन निकालता हूँ। बेलन का आयतन क्या होता है आपका, देखो रिलेट कैसे करेंगे। देखो भाई, मैं थोड़ा टाइम ले लूंगा, लेकिन मैं आपसे एक ऐसी चीज सिखा के जाऊंगा कि आप कभी भी प्रिज्म का क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पिरामिड की हम अगले सेट में पिरामिड आने तक वेट करेंगे। आपको मैं हिंट देता हूँ, पिरामिड को आप शंकु से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आयतन की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या। ठीक है, तो आपको क्या पता लगा, ये तो मेरा आधार का क्षेत्रफल है और ये मेरी ऊंचाई है। पाई आर स्क्वायर क्या हुए, आधार का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे आप एक आयतन, अगर प्रिज्म का भी बात कर रहे हैं ना आप, कभी प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ आधार का क्षेत्रफल, मैंने लिख दिया गुना में ऊंचाई। तो आप इस तरीके से प्रिज्म का आयतन निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करोगे, तो अगर ये मैं आपके बेलन की बात करता हूँ तो क्या होता है, 2 पाई आर एच। और 2 पाई आर क्या होता है, आधार का परिमाप, आधार परिमाप, और मल्टीप्लाई आपने ऐसे करी तो ये ऊंचाई है आपकी। ठीक है, ऊंचाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं से ही पूछ रखा आपसे, है ना। तो ये देखो भाई, मुझे अगर फॉर्मूला नहीं पता तो मुझे पता था कि मुझे प्रिज्म है, तो मुझे बेलन से रिलेट करके मैं चीज़ों को कर पाऊंगा। ठीक है, तो भाई आधार का परिमाप यानी वक्र पृष्ठ क्या दिया, वो चीज़ बराबर होगी, कितना दिया आपसे वक्र पृष्ठ, प्रिज्म का है 143, है ना। 143 विल बी इक्वल टू, अब देखो आप आधार का परिमाप, अब इसने बताया कि आधार की तल की परिधि या परिमाप एक ही बात है, 13 है, और उसने ये 13 दे दिया आपसे, है ना, और ऊंचाई पूछ लिया, है ना, तो हाइट बतानी है आपको भाई। तो आप 13 से उधर जाके भाग दे दोगे क्या, 13 ही कम 13 और एक आ गया 13 ही कम 13, एच की वैल्यू आ गई 11। और यही चीज़ आपसे पूछी गई थी भाई। ठीक है, आप समझ पाए बात को, ये मैंने बताया रिलेट कैसे करना, वरना सॉल्यूशन उधर है भाई। ये क्वेश्चन करो। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करोगे, है ना। करो, 312 रुपए की एक राशि 100 छात्रों के एक समूह में इस तरह से विभाजित की गई कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपये प्राप्त हुए और प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपये प्राप्त हुए। लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, आप मान लो कि देखो, मैं इसके अंदर एलिगेशन का यूज लूंगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि सब लड़के हों, ऑल आर बॉयज, तो कंडीशन क्या आ रही होगी, देखो भाई एक लड़के को कितने मिले, 3.6 रुपये। अगर 100 के 100 लड़के हैं तो 360 रुपये मिलेंगे क्या बड़े लड़कों को भाई। मैंने सबको लड़के मान लिया। ठीक है, हाँ पैसे बढ़ रहे हैं भाई, यहाँ पे गर्ल्स की बात करते हैं अब। मैंने मान लिया कि सब की सब लड़कियां रही हूँ। ठीक है, तो 100 की 100 अगर लड़कियां हैं तो एक लड़की को मिलते हैं 2.4 रुपये। ठीक है, तो 240 रुपये मिलेंगे क्या लड़कियों को टोटल। लेकिन रियलिटी जो होगी वो बीच में लिखोगे आप। रियलिटी क्या है, असलियत में मिले 312 रुपये। जब लड़के और लड़कियां असलियत में जो भी चीज़ रही होगी वो कंडीशन लिखोगे आप। तो आप इस तरीके से एलिगेशन का यूज़ करके रेशो निकाल सकते हो। मैंने देखा कि भाई 360 में से मैंने 312 घटाया तो 48 मिला मुझे यहाँ पे। अब 240 मैं बड़े वाले में से छोटा घटाऊंगा, तो 312 में से मैं 240 घटाऊंगा तो 60 तो उधर ही हो गया, और 12 ही है, 60 70 72। ठीक है, ये रेशो है आपका। अब छोटा कर सकोगे इसे, 12 से काट के, 12 चौक 48, 12 6 72, 6 और 4 मेरे हिसाब से टोटल 10 है, तो उसने कितना दे रखा 100। एक की वैल्यू आपको पता 10 आ गई यहाँ से। और मेरे से क्या पूछ रखा, लड़कियों की संख्या, गर्ल्स, गर्ल्स का नंबर्स कितना है 4। आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, है क्या,
ये रहा, ठीक है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक दूध वाला, ये करो भाई, है ना। एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है। देखो भाई, उसने दो तरीके से लाभ लिया। एक तो उसने 20% बताया, फिर उसने 10% बताया, ऐसे, ठीक है। तो मैंने आपसे बता रखा कि ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का यूज़ लेके आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे, ठीक है। मैंने कहा 20 और 10 30 और 2 32%, ठीक है। आपका फाइनल आंसर होगा कितना? 32%, ठीक है भाई, कर लोगे। ये देखो, प्रोबेबिलिटी से एक और क्वेश्चन भाई, है ना। दो दो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है, 2017 की शिफ्ट में ना। अब इसे आप करो। अगर किसी ने एसएससी सीजीएल के लिए मेंस के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ी है तो मोर देन सफिशिएंट है, उससे अलग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। चलो, हिमांशु को एक कूट संदेश प्राप्त हुआ जिसके अंदर ये वैल्यू लिखी हुई थी, क्या है? डाटा देख लो भाई। ये सी, अरे यार, CHANGANGSANG, जिसके कूट अर्थ को समझकर उसे एक शब्द बनाना है, वह ए की सही स्थिति को जानता है। देखो भाई, अगर उसने ए की स्थितियां पता है तो ए के अंदर तो उसे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ए है कितनी बार? 1 2 3, ठीक है। 3 बार मेरे पास ए है, तो ए की तो उसे रियल पैलेस पता है कि ए कहाँ पे आने वाला है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब अगर मैं ए को एक्सक्लूड कर दूं, हटा दूं, तो मैं देख रहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज है जिनमें आपको पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? 10 वैल्यूज है, तो फैक्टोरियल 10। इनका तो आपको पता है, तो यूज से बाहर ही होगा, इनका तो पहले से आपको पता है। अब पंगा हुआ यहाँ पे भाई, तो आपको पता होगा फैक्टोरियल 10। इनमें जो है उतार चढ़ाव हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। अब देखो, इनमें से जो नंबर रिपीट हो गए उनको तो आप क्या करोगे? हटा दोगे। इनमें से कैसे हटाओगे? यानी वो क्या है, आपस में रिपीट होंगे जो भी होगा, ठीक है। तो उनको आप काउंट नहीं करोगे। तो एक तो ए था ऐसा वैल्यू, और भी कोई नंबर रिपीट है, मैं देख रहा कि एन 2 3, एन जो है मेरा 3 बार है, तो ये 3 बार। और कोई वैल्यू है ऐसी रिपीट वाली? मैं देख रहा कि जी, हाँ जी, जी भी मिलेगा मुझे, 1 2 3, तो 3 बार मेरा जी रिपीट है, तो ये वाली वैल्यूज, ठीक है। तो आप ऐसे हटा दोगे। तो कोई भी नंबर सिलेक्ट करना है ना, तो इनमें से टोटल नंबर्स हैं जो आपके पास बनेंगे। अब उसने क्या बोला? एक ही स्थिति तो वो जानता है। इस बात की प्रायिकता कितनी है कि वे इस संदेश के कूट की सही व्याख्या कर सके। तो टोटल चांस ये। तो अब आपको वो वाला निकाला, फेवरेबल कंडीशन जो है, तो आप क्या करोगे? इसमें से आपके फेवर में कंडीशन रही होगी क्या? तो टोटल कंडीशन वो जो भी निकलेगी वो एक फेवरेबल निकालना। मैंने मान लो कि एक निकाल लूंगा मैं, तो ये कितना है? इसमें से निकल के आओगे क्या भाई? टोटल पॉसिबिलिटी में से निकल के आओगे क्या? जब आप बाहर बाहर होगी, अंदर अंदर होगी, मल्टीप्लाई करोगे, तो √3 वाला डाटा आपका कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो यार ये रूट रूट नहीं, सॉरी, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 और अपॉन में फैक्टोरियल 10। तो ये आपका टोटल डाटा आ गया। ऐसा ऑप्शन है क्या? ये रहा भाई, ठीक है। तो ये भाई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। 2022 सॉरी 21 में पता नहीं, मैंने अभी तक सेट नहीं चेक करे हैं, लेकिन हाँ मैंने ये देख लिया कि 2017 में हर एक सेट के अंदर 2 क्वेश्चन भाई यहाँ से पूछे गए आपसे। अब आपके सामने क्वेश्चन है ये बोल रहे 1 गुना 1 बटे, ये मल्टीप्लाई है भाई सब, है ना। 1 बटे 1 गुना 2 प्लस 1 बटे 2 गुना 3 प्लस 1 बटे 3 गुना 4, और ऐसी चलती चलती सीरीज गई है 1 बटे 49 गुना 1 बटे 50 तक, ठीक है ना। 1 बटे 49 मल्टीप्लाई 50 बटे में, ठीक है। तो को दशमलव तक मान क्या होगा? देखो, आप इसकी ट्रिक की बात करो, अगर आप देख रहे हैं कि डिफरेंस 1 है और ऊपर भी 1 ही है, यहाँ पे भी 1 ही है, वहाँ पे भी 1 है, नीचे डिफरेंस 1 है तो ऊपर 1 ही है। जो डिफरेंस नीचे है वही चीज़ अगर ऊपर लिखी हुई है तो सीधा ट्रिक होता है। आप क्या करोगे? इस वाले को अगर आप ब्रेक करो तो आप देख रहे हैं कि 1 - 1/2 अगर करो तो इसका मान यही होगा कि इधर वाले को आप ब्रेक करो ऐसे। अगर मैं इसके मान की बात करूँ तो इसका मान यही होता है। आपको क्या करना होता है? पहले वाला पिक करो इधर से और इधर वाला लास्ट का कर दो, बीच वाली सारी टर्म्स कट जाती हैं भाई, ठीक है। ये मेरे पास है 50 में से 1 गया 49/50, है ना। लेकिन मुझे पॉइंट्स में बताना, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई नीचे कर दूँ और 2 की ऊपर कर दूँ, ठीक है। ऊपर आ गया 98, नीचे आ गया मेरा 100, ये 2 जीरो इधर जंप हो जाएंगे, ठीक है। तो 0.98 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ऐसे आपको क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे काम क्या हो रहा है वो चीज़ समझ लो एक बार।
आंसर देना बड़ा इशू नहीं है भाई, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए ताकि आपको कल चीज़ घुमा फिरा के दे दी जावे तो आप चीज़ों को कर पाओ। ठीक है, मैंने क्या बताया, आप इसे 1/2 लिखना आपको। ठीक है, आप क्या करोगे, 1 - 1/2। आप देखो नीचे एलसीएम तो आ गई, 2 वहाँ जाएगा, यहाँ तो 1/2 ही रिजल्ट है इसका। अब इसे लिखो आप ऐसे, 1/2 - 1/3। देखो 3 दूनी 6, 6 ही है, और यहाँ पे भी 6 बन गया, और 3 वहाँ पे जाएगा 2, 3 में से 2 गया तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सीरीज चलती है ऐसी, यहाँ पे 1/3 - 1/4, और ऐसी ये सीरीज चलती चलती ना 1/49 - 1/50 तक गई। अब आप नोटिस कर रहे हैं भाई, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ऐसे ही ना आखिरी में ये 1/49 तक कट जाता है, आपका 1 इधर बचेगा और -1/50 इधर बचेगा। और ये चीज़ मैंने अभी सोल्व करके आपसे बताया था कि ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो आप, ये ना भाई देखो ये वाला क्वेश्चन है, कल वाले सेट में मेरे पास फिगर नहीं थी, बस क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया था, इस क्वेश्चन को रोक दिया था। मैंने बोला था कि कल मैं फिगर लेके आऊँगा इसकी, बिना फिगर के क्वेश्चन नहीं करेंगे ज्योमेट्री का। अब ये थी फिगर इसकी भाई, है ना, आज हम इसे अटेम्प्ट देंगे अपना। दी गई आकृति में ए बी और सी डी है ना, जो ये ए बी है मेरा भाई, है ना, ये मेरा ए बी है और ये मेरा सी डी है। इसने बताया कि ये क्या है, पैरेलल है, समांतर। ठीक है, और एंगल क्यों पी और आर ये आपसे पूछा गया, ये आपसे एक्स गिवन है और ये आपसे वाई डिग्री गिवन है और ये आपसे वाई डिग्री गिवन है और ये एक्स डिग्री गिवन है। ठीक है, कल मेरे पास फिगर नहीं तो मैं इनको एजूम नहीं कर पा रहा था कि ये चीज़ क्या दी होगी उसने। ठीक है, आज मेरे पास फिगर है तो मैं समझ पा रहा कि ये चीज़ है। अब आपको क्या करना है, एंगल क्यू पी आर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप करने के लिए आप सबसे पहले तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन डाल लो भाई, ये समांतर रेखा खींच दो, ए बी और सी डी के समांतर ये भी एक रेखा है आपकी। ठीक है, अब आप देखो क्या आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या? जी बिल्कुल। रीजन क्या है, मैं देखता हूं कि जब जेड बनेगा मेरा, जहां पे जेड बन जाता है तो ये एंगल अगर मेरा वाई है तो मेरा ये भी एंगल वाई होगा क्या? अब देखो ऐसा ही एक सिमिलर जेड इधर भी बन रहा है भाई। ठीक है, अब ये एंगल अगर मेरा एक्स है तो मेरा ये वाला जेड से बनने वाला एंगल ये भी एक्स ही होगा क्या? एक्स है, सॉरी, ये वाला भी एक्स ही होगा क्या भाई? ठीक है, अब आप नोटिस करो पी क्यू आर मेरा एक त्रिभुज है क्या? ये पी क्यू आर जो है मेरा एक भाई त्रिभुज है क्या? ठीक है, अब इसके अंदर ये x है और ये इसके अंदर y है और आपने ऊपर वाला x प्लस वाई निकाल दिया, क्योंकि अगर मैं सारे की बात करूं तो ये x प्लस वाई बनेगा मेरा। ठीक है, तो मैं नोटिस कर रहा हूं कि त्रिभुज के तो तीनों कोनों का योग क्या होता है भाई, 180 होता है क्या? लेकिन मेरे हिसाब से क्या आ रहा, 2 बार x और 2 बार y यानी 2x प्लस वाई। तो मुझे यहाँ से एक चीज पता लगी, मेरा x प्लस वाई का मान कितना आ गया भाई, जब मैं 2 से 180 को काट दूंगा तो 90 मिलेगा मुझे। ठीक है, और मेरे से यही पूछ रखा कि भाई क्यों पी आर एक्स प्लस वाई आया था ना, तो एक्स प्लस वाई का मान मुझे 90 मिलेगा। ठीक है, तो मेरा यही आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ आज का सेट भाई समाप्त हो। और वो क्वेश्चन है ना वर्क एंड टाइम का, मैं इसे एक बार देख लूंगा, उसमें कोई मिस्टेक ना होनी चाहिए। ठीक है, वरना फिर ऐसा है कि भाई एफर्ट करना बेकार हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, एक बार मैं उसे चेक कर लूंगा, फिर हम उसे अपना अटेम्प्ट कल के सेट में दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के सेट में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और सपोर्ट करोगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।